मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। आ रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। भर जो खुशी। उफ। मेरी क्लास अपने आप रिमूव हो गई थी। अभी आ रही है आप लोगों को वॉइस? हाँ जी मैम। आ रही आ है, आ रही रही है। है। हाँ जी मैम, आ रही है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम पहले ध्यान करते हैं 5-7 मिनट का, और उसके बाद फिर हम अपनी बुक रीड करेंगे। तो जहां पर भी आप बैठे हैं पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे, फिंगर्स को इस तरह से अपने हाथों में फंसा लेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और लंबी गहरी 3 सांस से भरेंगे और नाक से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ देंगे। और इमेजिन करेंगे कि जितना भी बॉडी में स्ट्रेस है, तनाव है, वो सारा आपकी सांसों से बाहर निकल रहा है। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और सांस भरेंगे, होल्ड इट, रिलीज, इनहेल, होल्ड इट, एक्सहेल। अब आपका मन पहले से शांत हो गया है। अब अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पे लगाएंगे। एक एक सांस को ध्यान से अवलोकन करते हुए अंदर और बाहर आने जाने देंगे। एक भी सांस बिना आपके अवलोकन के अंदर या बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे, क्योंकि सांसों पे ध्यान केंद्रित करना मतलब आप अपने अंदर उस कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तभी जितनी भी देर हम ध्यान करते हैं, सिर्फ 5 या 7 मिनट की बात है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। अगर कोई विचार पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे।
मैम टाइम ओवर हो गया। धीरे धीरे से वापस अपनी चेतना में आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और आसपास की आवाजों को, उस वहां के वातावरण को फील करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और जो एनर्जी, जो हीट जनरेट हुई है, इसे अपनी आंखों पर रखते हुए महसूस करेंगे और पूरे चेहरे पे फैला देंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम बुक रीड करते हैं। अंजलि जी, आप रीड करोगे? हाँ दीदी, करती हूँ। हाँ, चलिए। थैंक यू। जब कामुकता हिंसक अनुभव बन जाए तो क्या होगा? जेरी। इसके अलावा मुझे यौन व्यवहार में नैतिकता से संबंधित क्षेत्र में असुविधा महसूस होती है। मैं अब उस बिंदु तक पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अन्य लोगों के यौन विकल्पों को स्वीकार करना होता है, लेकिन आज भी मुझे किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे पर अपनी शक्ति का उपयोग करना पसंद नहीं है। क्या आप मुझे एक बार फिर कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि वे लोग जो भी कुछ करें, चाहे अपनी शक्ति का भी उपयोग करें, इसमें मेरी सोच प्रभावित न हो? अब्राहम। विषय चाहे कोई भी हो, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी पीड़ित नहीं है, क्योंकि इस सृजन कार्य में कोई सहभागी नहीं होता।
आप सब चुंबक जैसे हैं जो अपने विचारित विषय को आकर्षित करते हैं। इनमें से जिस पर भी अत्यधिक विचार किया जाएगा, या वे लोग जो बलात्कार के बारे में अधिक बातें करते हो, तो वे लोग अपने ही शब्दों द्वारा इस अनुभव का शिकार बन जाते हैं। क्योंकि नियम के अनुसार आप जिस भी चीज पर विचार करते हैं, उसके सार को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे ही आप विचार करते हैं, उससे जुड़ी अनुभूतियों को महसूस करते हैं, आप उसका सृजन कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रचनाएं होती हैं जो अनुभवों में शामिल नहीं हो पाती, क्योंकि वे इस समीकरण के केवल आधे हिस्से पर ही खरी उतरती है। इन पर विचार तथा भावनात्मक विचारों द्वारा इनकी शुरुआत तो कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद इनके वास्तविक बनने की आकांक्षा नहीं की जाती। इस कारण ये प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। यह नियम आपको पसंद आने वाली वस्तुओं के लिए उतना ही सत्य है जितना आपको नापसंद होने वाली वस्तुओं के लिए है। यहाँ देखिए, जेरी ये पूछ रहे हैं कि जब भी उनके साथ कोई यौन व्यवहार होता है तो वो नैतिकता के साथ है तो ठीक है, लेकिन जब अनैतिक यानी कि कोई जबरदस्ती होती है या आपस में कोई किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती करता है तो उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो वो पूछ रहे हैं अब्राहम से कि यहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे कि सामने वाला अगर कोई अपनी शक्ति का यूज कर रहा है तो क्या वो गलत है या उसको सहने वाला गलत है? तो यहाँ आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, मेरी जो सोच है वो उनको देख के प्रभावित ना हो। यानी हम भी कई बार बोलते हैं आसपास इतनी नेगेटिविटी है, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय हो कि आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम किसी के बीच में ना पड़े, यानी अपनी एनर्जी को सेव करके रखें। तो यहाँ पर अब्राहम का कहना है कि विषय चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी, जिस तरह से हम टीवी में देखते हैं, देखिए जिस तरह क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें देखते हैं, तो वो लोग वहां देख के वहां एनर्जी डाल रहे हैं। अब अनजाने में ही वो क्या लगता है हम लोगों को कि हम इन चीजों को देखेंगे तो सेफ हो जाएंगे, बट वो हम सेफ नहीं होते हैं, वहां एनर्जी डाल रहे होते हैं और वो चीज हमारे जीवन में रियलिटी बन जाती है। तो जिसके साथ भी ऐसी कोई अनहोनी घटना होती है तो अब्राहम का कहना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं विचारों को वहां सृजन किया है और वहां अपनी फीलिंग जोड़ दी है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम सब एक चुंबक के जैसे हैं, जैसे हमारे विचार है और विचार में फीलिंग जुड़ती है, वो चीजें हम आकर्षित कर लेते हैं। अब वो विचार चाहे आपने मूवी देख के क्रिएट किया हो या किसी की बातों को सुन के किया हो या कहीं से पढ़ के किया हो, चाहे कहीं से भी कोई विचार लिया है और विचारों में आपने फीलिंग डाल दी, यानी आप उस फीलिंग करने लगे कि अगर इस व्यक्ति के साथ ये चीजें हो रही हैं, अगर इसको कितनी तकलीफ होती होगी, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस जगह पे रख के और फील करने लगते हैं। और जैसे ही वो फीलिंग क्रिएट होती है तो ब्रह्मांड में साइन जाता है कि आपको ये चीज चाहिए। अब वो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो ये टीवी देखते हैं या इस तरह की मूवीज देखते हैं या फिर इस तरह का कोई कंटेंट आप देखते हैं, तो अनजाने में ही आप उन चीजों को बुला लेते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के अनुभव का हिस्सा बन जाती है और आप उस बात का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम ने कहा है कि आपको इस बात को इस तरह से देखना होगा कि जो विक्टिम है यानी जो पीड़ित है और जो पीड़ा देने वाला है, वो दोनों ने ही अपने विचारों से एक दूसरे को क्रिएट किया है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो आपने ही क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं विचार और फीलिंग आपने डाली है, तभी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं। तो इसीलिए जो चीज हमें नहीं चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि समाज से बुराइयां मिट जाए, तो हमें ऐसी चीजों पर एनर्जी डालना कम करना होगा। और जितना हम न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के इनमें एनर्जी डालते हैं, पूरा देश सोचिए, पूरे भारत देश में अगर न्यूज़पेपर जाता है हर एक घर में और हर एक घर में एक व्यक्ति भी अगर उसको पढ़ के अपनी फीलिंग डाल रहा होता है, तो सोचिए वो चीजें कितनी मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इनको खत्म करना है तो इन चीजों को एनर्जी डालना बंद करना होगा। तो यहाँ पे यही कहा है अब्राहम ने कि जिस चीज पर भी आप विचार करते हैं और उससे जुड़ी हुई अनुभूतियों को, उनकी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों को क्रिएट कर देते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी पसंद की चीज है या नापसंद की चीज है, लेकिन आपने विचार किया और अपनी फीलिंग वहां जोड़ दी तो वो चीज रियलिटी बनने लगती है और एक दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो जो भी चीजें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, तभी कहा जाता है कि ना तो उनकी बातें कीजिए और ना वहां फीलिंग डालिए। तो पहले अगर हम बोलना ही बंद कर देंगे तो फील करना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लेकिन जब भी हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बोलने के बाद फीलिंग आती ही आती है। तभी मैं कहती हूँ कि कोई अपनी बताता भी है या कोई शेयरिंग भी करता है तो जो बीत चुका उसको मत बोलिए, क्योंकि आप जैसे ही उन शब्दों से उसको बोलना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग अटैच होती है और फील करते के साथ आपको नहीं पता, आपको तो लगता है कि मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके बताने में आपने उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। अब वो आपके जीवन में दोबारा आने के लिए तैयार है। इसीलिए जो चीजें चाहिए ही नहीं, वो उसके शब्द आपके मुंह से निकलने नहीं चाहिए। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहने वाली चीज है या आपकी पसंद की है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अभी भी बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार फीलिंग कर रहे हैं, तो फिर वो चीज दोबारा से फिर आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो यही कारण है कि देश में इस तरह की समस्याएं हमारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इनमें बढ़ोतरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हर किसी का फोकस इसी पे है और हर कोई यहाँ एनर्जी डाल रहा है।
तो इसीलिए ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनको रोकना है, तो इसका सबसे, हम किसी को सुधार नहीं सकते, यहाँ एनर्जी डलनी बंद हो जाएगी तो वो चीजें अपने आप धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेगी। तो इसका एक यही रास्ता है कि जो नहीं पसंद की चीजें हैं वहां ध्यान देना, उनकी बातें करना बंद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है? हमने आपको एक ऐसी डरावनी फिल्म का उदाहरण दिया था जहां फिल्म से आ रही आवाजों व तस्वीरों के माध्यम से आपके विविध विचारों को पूरी स्पष्टता के साथ जागृत किया जाता है। इसी तरह अब आपने इस पर विचार कर इस परिदृश्य का सृजन आरंभ कर दिया है, जिसमें प्रायः बहुत से भाव भी शामिल रहते हैं। लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं यह केवल एक फिल्म थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह आपने इसकी आकांक्षा रखने वाले भाग को पूरा नहीं किया। अब आप अपने समाज पर नजर डालें। जिस जिस भी विषय पर जनता जितनी अधिक अपेक्षाएं रखती है, उसके वास्तविक होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इसके घटने के बारे में लोगों की जितनी अधिक अपेक्षा बढ़ेगी, इसके वास्तविक बनने का आकर्षण भी उतना ही अधिक हो जाएगा। आप जिन चीजों को पसंद नहीं करते उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, तो वे आपके अनुभव में शामिल नहीं होंगी। जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते उन पर बिल्कुल भी चर्चा न करें, इस तरह वे आपके अनुभव में प्रविष्ट नहीं होगी। जब आप यह समझ जाएंगे, तब आप इसे ऐसे देखेंगे जैसे इनका अन्य लोगों को अनुभव होने के बावजूद आप इन्हें अपने अनुभवों में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे आप में नकारात्मक भावनाएं नहीं भरेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वे लोग उस प्रक्रिया में रत हैं जहां वे यह समझ जाएंगे कि चीजें उन तक कैसे पहुंचती हैं। यह बात सत्य है कि हम में से किसी को भी किसी दूसरे के साथ होता बलात्कार या उसे लूटा जाना या उसकी हत्या होते देखना पसंद नहीं है। ये कोई आनंददायक अनुभव नहीं है। लेकिन जब आप इन घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के बिंदु से समझ जाएंगे, तो आप इन पर जरा भी विचार नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों में नहीं होंगे जिन्होंने इसे कभी देखा भी होगा। आपके अनुभव में वही चीजें शामिल होती हैं जिन पर आप विचार करते हैं। आपका टेलीविजन आपको भ्रमित कर देता है, क्योंकि जब भी आप मनोरंजन के लिए टेलीविजन चलाते हैं, तो समाचार वाचक आपको उन परिस्थितियों से जुड़ी खबरें बताने लगते हैं जहां ये भयानक घटनाएं वास्तव में घटी हैं। लेकिन जब आप केवल वही देखना चाहेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं, तो भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस तरह की खबरें आने के पूर्व ही टेलीविजन से दूर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अभी जेरी ने पूछा है कि इस मामले में मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है, यानी जो घटनाएं चल रही हैं, जो भी बाहर हो रहा है उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं, जो हमारे देश और समाज सबके लिए अहित है, तो इसे अपने जीवन में आने से कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे अब्राहम का कहना है कि जैसे पिछले चैप्टर्स में उन्होंने बताया था कि एक डरावनी पिक्चर हमने देखते हैं, तो हम ये जो भूत और ये सारी चीजें, ये हमारी इमेजिनेशन है, तो वो क्रिएट हो जाती है। अभी कई लोगों का मानना होता है ये चीजें होती हैं और कई लोग कहते हैं नहीं होती। तो जो लोग कहते हैं नहीं होती तो उनके जीवन में ये चीजें नहीं आएंगी, और जो कहते हैं कि होती है तो उनको इन चीजों का अनुभव होगा। यानी कोई भी चीज सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, जो कुछ है वो आपके विचारों का परिणाम है। जिस चीज को आप पूरा फोकस रखते हैं, आपका बिलीफ है, कई बार एक ही चीज सर्कमस्टेंसेस सेम होते हैं लेकिन विचारधाराएं अलग होती हैं, तो जैसा जिसका विचार होता है वो चीज उसके जीवन में वैसी ही होती है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अब्राहम कि जिस भी चीज पर आप विचार करते हैं और एक तरह से आप उसको सृजित कर देते हैं, यानी आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जब आप फीलिंग डालते जाते हैं तो वो एक मूर्ति की तरह बनता जाता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है उस टाइम आपकी बहुत ही ज्यादा फीलिंग उसमें डल जाती है, तो वो रियलिटी बन के आपके जीवन में आ जाता है। वहीं अगर आप एक कोई मूवी देखते हैं और मूवी देख के आप बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि ये तो एक मूवी थी, ये मेरे एंटरटेनमेंट का साधन था, इसमें जो भी कुछ दिखाया गया वो रियलिटी नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको पूरी तरह से नकार दिया, वो आपके जीवन का जो हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि आपने उसको सच नहीं माना, फील नहीं किया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अब्राहम कि जब आप अपने समाज पर नजर डालें, यानी आसपास के लोगों को हम देखते हैं। हाँ जी, अभी तो 66 लोग आप यहीं से देख सकते हैं, अगर मैं यूट्यूब का लिंक देने जाऊंगी तो फिर वो हो जाएगा, क्लास फिर चली जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं अब्राहम कि जब आप आसपास के समाज के लोगों पर अपनी नजरें डालते हैं तो आप देखेंगे कि जितने ज्यादा लोग अपेक्षाएं रखते हैं जिस विषय पे, यानी जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर का बताया, तो न्यूज़पेपर पे जिस चर्चा का विषय अगर एक ही चीज हेडलाइन बन जाती है और पूरे देश के कई लोगों का फोकस उसी पे होता है, तो वो चीजें और
बहुत बड़े बड़े स्तर पर वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, सारी चीजें एनर्जी हैं। तो वो एक न्यूज हर किसी के चर्चा का केंद्र बनी हुई है, वहीं पे लोग उसी की बातें कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, चाहे वो आपने टीवी में देखा हो, न्यूज़पेपर में देखा हो, या कहीं किसी से सुना हो। तो इसीलिए जो अगर हम चाहते हैं कि ये चीजें ना बढ़े, तो वहां हमें उसकी बातें करनी बंद करनी होंगी, उसको अपने जीवन में आकर्षित करना बंद करना होगा। अगर चीजें बढ़ानी है, तभी कहा जाता है कि सिर्फ अपनी मतलब की चीजों को, जिस जो आपको चाहिए उसी की बातें कीजिए, उसी के बारे में सोचिए। और जो चाहिए ही नहीं, अभी जैसे मान लीजिए हेल्थ का कोई चैलेंज था, अब आप शेयरिंग करते हैं कि मेरे हेल्थ में ये इश्यू था, तो जैसे ही आप उसका नाम लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलता, अंदर आपकी फीलिंग फिर वही जनरेट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आपने जो पीड़ा भोगी थी वो कहीं ना कहीं आएगी मन में, और हमें लगता है कि हम सिर्फ बता रहे हैं। ये हमारी हैबिट में इतना शुमार हो गया है कि हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हम वो बातें मुंह से नहीं निकाले जो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब जैसे ही आप उस चीज का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग चल देती है, और कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी, जिस तरह कुछ भी सर्दी जुकाम ऐसा सबको हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चीजों का नाम लेता है, तो सामने वाला उसकी बात को सुनते के साथ वो भी अपना अनुभव याद करने लगता है कि मेरे साथ भी पास्ट में ऐसा हुआ था। तो आप क्या कर रहे हैं, खुद भी फील कर रहे हैं और दूसरों को भी उसकी दुखती रग याद दिला के उसका भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से आपका कार्मिक अकाउंट भी जुड़ रहा है, और आपने दोनों की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, यानी जो पास्ट में था वो हील हो चुकी थी। अब दोनों को, जिस जिस लोगों ने वो सुना, उन सबको अपना अपना कुछ ना कुछ याद आएगा, और वो अनुभव करने लगेंगे। अब सब अनजाने में अपने जीवन में उसको बुलाने के लिए न्योता दे रहे हैं कि अब तुम आओ। तो इसीलिए इन चीजों का कोई ऐसा नाम रख लीजिए। आज ही मैं सोच रही थी कि ये अभी भी मैं शेयरिंग सुनती हूँ, तब भी यही टॉक होती है, पिछली उस चीजों को आप नाम लेके बोलते हैं और फील करते हैं। तो मैं बोलती हूँ जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, चाहिए क्या इस पे फोकस रखिए। तो अभी अगर इस तरह का कुछ होता है, तो कोई एक नाम रख लीजिए, जिस नाम को आप बोलें तो आपको हंसी आए। यानी अब मान लीजिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यू था, या कोई चैलेंजिंग पर्सन आपकी लाइफ में है, तो आपको उसका नाम नहीं लेना। नाम लेंगे तो आपको क्या हुआ, आपने वहां एनर्जी डाल दी। अब आप कुछ ऐसा नाम रखिए जिसको आप, फनी सा नाम हो, और आप वो बोले, तो फिर आपको हंसी आए, और फिर आपकी वो जो फीलिंग है वो हंसी वाली हो जाएगी, और आप अपनी बात भी कह जाएंगे। यही होता है ब्रेन को हैक करना, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीजें छोटी छोटी मैंने अपने अनुभव से सीखी है। तो अगर कोई नाम सजेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, कि क्या ऐसा नाम रखे, कोई चैलेंजिंग पर्सन है, या कोई परिस्थिति है, या कोई हेल्थ इशू है, तो हम उसको क्या बोलें। ये कोडवर्ड बन जाएगा पूरी फैमिली का, कि जब भी ऐसी कोई बात बतानी है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लेंगे, हम वो ही नाम लेंगे, और उस नाम को लेते हुए हमें हंसी आ जाएगी। तो सभी समझ जाएंगे कि हाँ कोई चैलेंज था, लेकिन चैलेंज में भी हम हंस रहे होंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और वो पिछला, क्योंकि नाम उस चीज का आप लेंगे नहीं, तो फीलिंग क्रिएट होगी नहीं। और वो फनी नाम रखेंगे, तो उस फनी नाम से आपकी फीलिंग क्या क्रिएट होगी, हंसी वाली। तो चलिए, लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उस टाइम कोई नाम सजेस्ट कीजिएगा, कि जब भी कोई चैलेंज होगा तो हम इस नाम को वहां डिनोट करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप वहां उस शब्द को चेंज करते ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया है अब्राहम ने, कि अगर आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक भावनाएं नहीं है, क्योंकि अगर आप आपके आपके अनुभव में आ ही वो चीजें रही हैं जिनको आप फील करते हैं, तो चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे मूवी के माध्यम से, या न्यूज़पेपर, या गॉसिपिंग, तभी कहा जाता है इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है, हम दूसरे के मुंह पे टेप नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए अपने अनुभव में जो जो लाना, सिर्फ उसी की बातें कीजिए, उसी को देखिए। तो यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि ये बात बिल्कुल सही है, कि जो भी दूसरे के साथ अगर होता है, किसी दूसरे का रेप होता है, किसी को लूटा जाता है, या किसी की हत्या हो रही है, वो किसी को भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को जानबूझ के देख रहे हैं, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। चाहे आप किसी तरह से भी सोचे कि नहीं, एज ए एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसको फील करते ही हैं। तो जब उसको फील करते हैं, तो आप उसको अपने जीवन में बुला लेंगे। तो इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि आपके अनुभव में वही चीजें शामिल होती हैं जिस पे आप विचार करते हैं। तो इसीलिए टेलीविजन हो गया और ये सारी मनोरंजन की चीजें हैं, तो अगर आपको देखना भी है टीवी, तो वो आप ऐसी चीजें देखिए कि जिसको देख के आपको खुशी होती हो, हैप्पी फील होता हो, और जो अगर आपके जीवन में आने चाहती हो, यानी आप लाना चाहते हो। ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी बुरी खबरें मत देखिए जिनको आप देखते हैं और उसके बाद आप नहीं चाहते कि वो जीवन में आए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि टेलीविजन में भी बहुत सी ऐसी खबरें बताई जाती हैं, ऐसी भयानक घटनाएं दिखाई जाती हैं जो दूसरों के जीवन में घटी है, और कई बार हमें लगता है कि देखने से क्या होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है, देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इंसान है, मशीन तो है नहीं। क्योंकि किसी को रोता हुआ देख के हमारे मन में भी फीलिंग जग उठती कि वो क्यों रो रहा है। तो वो इसीलिए होता है कि जब आप उस चीज को फील करने लगते हैं, और जब फील करते हैं तो वो आपके जीवन में आ जाती है। तो इसीलिए आप ऐसी चीजों से दूर रहिए। अगर टीवी भी देखना है तो कुछ हेल्दी चीजें देखिए, ऐसी चीजें देखिए जो आप अपने जीवन में लाने को तैयार हो, जिसको देख के आपको खुशी होती हो, ना कि दुख होता हो या रिग्रेट होता हो। तो ये आपको इतना अवेयर और अटेंटिव रहना होगा। इतना अगर आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी, क्योंकि ये जागरूक रहना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वरना ऑटो पायलट मोड पे तो हमारी लाइफ पहले भी चल ही रही थी।
तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अपने अनुभव में जो भी चीजें आपको शामिल करनी है, आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए, चाहे वो आप टीवी में देखें या बातें कीजिए, लेकिन आप वही बातें कीजिए जो आपको लाइफ में चाहिए। और जो चाहिए नहीं, ना तो आपको बातें करनी है, ना तो सोचना है, और ना किसी की गॉसिप का हिस्सा बनना है। अपने दिमाग को एक बात बताइए कि अगर मैं इन चीजों का हिस्सा बनी तो ये मेरे जीवन में आ जाएंगी, तो क्या ये मुझे चाहिए? तो जवाब आता है नहीं, तो आप वहां से कट ऑफ हो लीजिए और अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी उस टाइम भावनाओं को चेंज कीजिए कि कुछ ऐसा कीजिए, या तो कोई गाना ही लगा लीजिए, कोई म्यूजिक सुनने लगिए, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिए, डांस कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपका वहां से मूड शिफ्ट हो जाए और वापस आप अपने जोन में आ जाए। तो ये सबसे समझने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से होते हैं काम जो हम वहां एनर्जी डालते हैं और हमें जाने में पता भी नहीं होता है, और वो चीज कब गिफ्ट बन के आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कारण यही है कि आपके जीवन में कुछ भी अनचाहा आ रहा है तो आपने अनजाने में वहां जरूर विचार किया है और वहां फीलिंग डाली है। तो अब से ऐसा करना बंद करेंगे तो फिर जीवन से धीरे धीरे ये चीजें चली जाएंगी और हर वो मनचाही चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे वर्तमान से मेरे भविष्य की नींव पड़ती है। जब भी अखबार या मैगजीन पढ़कर आप में थोड़ी भी नकारात्मक भावनाओं का उदय हो, तो आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही और नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें तुरंत निकाल फेंकें। इसके अतिरिक्त आप जिस क्षण अपनी इच्छित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं, आप उसके द्वारा अपने भविष्य को निर्दिष्ट करने की जगह स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। टेलीविजन यह नहीं कर सकता, अखबार भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। केवल आकर्षण के नियम द्वारा ही आप अपनी इच्छित विषय की सौदेश्य आकांक्षा रख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग केवल इसलिए अवांछित आकांक्षाओं की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आपके पास सौदेश्य आकांक्षाएं नहीं होती। आप अपनी इच्छाओं पर पर्याप्त रूप से नहीं विचार करते, इसलिए आप उसमें से बहुत कम हो को ही आकर्षित कर पाते हैं। आप अपनी इच्छा के प्रति जितना अधिक स्वदेश्य विचार करेंगे, आप उतना ही उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। इस तरह अपने अनुभव से अवांछित वस्तुओं को हटाने के लिए आपको उतनी ही कम मेहनत करनी होगी। आपको टेलीविजन से जैसा बताया जाता है वैसा नुकसान नहीं पहुंचाता, और न ही आपके समाज के भक्षक आपको हानि पहुंचा पाते हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड है जिसने आपके बारे में कुछ और ही सोच रखा है। यहाँ देखिए, अभी पूछा है जेरी ने कि मेरे वर्तमान से मेरे भविष्य की नींव पड़ती है, यानी अभी का जो मेरा प्रेजेंट का टाइम है, क्या यही मेरा भविष्य बनाएगा? तो यहाँ पर फिर अब्राहम बता रहे हैं कि जब भी आप मैगजीन या कोई अखबार पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं का उदय होता है, यानी कमी क्या है अखबारों में और टेलीविजन में नहीं है, कमी आपकी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, जागरूकता में है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं। अखबार में तो और भी पॉजिटिव चीजें आती हैं, वहां पे बहुत से ऐसे कॉलम होते हैं जो किसी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लेख छपे होते हैं, वहां पे किसी की बायोग्राफी होती है और भी हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहां से क्या निकालेंगे, क्योंकि अखबार या मैगजीन या टीवी में अपनी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जिस कंटेंट को देख रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, बुराई वहां पर है। तो अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट वहां से उठाया है और उसको सोचा है और आपको नेगेटिव फीलिंग अंदर से आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी आपको उन चीजों में कमी नहीं, वो आपकी अवेयरनेस गलत है, आपने गलत चीजों को उठाया है। तो यहाँ पर आपको उसको तुरंत निकाल फेंकना है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती तो अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए दो चार मूड शिफ्टर अपने आसपास रखिए, कि आपको जैसे ही पता चले कि मेरा मूड खराब हो रहा है तो वो मूड शिफ्टर आपके काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मूड शिफ्टर क्या है, कि क्या है ऐसा काम जो आपको करते ही उस टाइम आपका मूड बिल्कुल अपने आप चेंज हो जाता है। तो या तो कोई गाना होगा या कुछ भी ऐसे इजी सी कुछ चीजें रखिए, क्योंकि वो सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। किसी को भजन सुन के बहुत अच्छा फील होता है, किसी को गाने सुन के होता है, किसी को बांसुरी सुन के होता है, किसी को खाना बनाने में ही होता है। तो आप देखिए कि आपका क्या ऐसा मूड शिफ्टर है कि जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए तो आपको पता होगा कि तुरंत मुझे ये काम करना है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, अब्राहम ने बताया कि इसके अतिरिक्त आप उस जो प्रेजेंट में रहेंगे और आपने प्रेजेंट ठीक कर लिया, तो इस तरह से जिस चीज की आप इच्छा रखते हैं वही आपके जीवन में आएगी। और आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही अवेयरनेस आई कि ये चीज मुझे अच्छा फील नहीं करा रही है, तो मुझे अच्छा फील करना, तो आप उसको छोड़ के फोकस दूसरी जगह ले जाएंगे, वो चीज अपने आप आपके जीवन से चली जाएगी। तो वो टेलीविजन नहीं कर सकता है, वो टीवी या ये चीजें आपके जीवन से खुद नहीं जाएंगी, वो रहेंगी और आप उनको देखते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको उसमें से वही निकालना है। अब पूरे बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप सिर्फ फूल पे फोकस कर रहे हैं, फूल को लाते, या कांटों पे आपका ध्यान रहता है।
तो बुराई किसी चीज में नहीं है, सबका अपना एक महत्व है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे मतलब की क्या चीज है, यानी मुझे क्या पसंद है, तो जो मुझे पसंद है वहीं पे फोकस होगा, उसी की बातें करेंगे। और जैसे बताया कि टीवी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन टीवी में जो कंटेंट आप देख रहे हैं उसके प्रति सचेत रहिए। अगर वो आप समझ जाएंगे तो यही चीजें जो जो भक्षक है, समाज को हानि पहुंचाते हैं, आपको लगता है वो भक्षक नहीं है। अब जैसे फोन का एग्जांपल लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि फोन ने यूथ को बर्बाद कर दिया, बच्चे सारा दिन लगे रहते हैं, और आजकल तो लेडीज भी लगी रहती है और हर कोई इस फोन को लेके लगा रहता है, लेकिन इसी फोन से लोगों ने अपना फ्यूचर भी ब्राइट किया है। अब वो तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या करते हैं। इसको देख के अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या अपना टाइम लगा के यहीं से कुछ आप अर्न कर रहे हैं, अपना जो भी आप चाहते हैं कि जीवन में बनना करना। यहाँ पे बहुत सारे साधन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप यहाँ पे प्रेजेंट करके जो चीजें हमारे बस में नहीं थी, कहीं बाहर जाना पड़ता था, अब हम घर बैठे अपने आप हम जो हमारी कैपेबिलिटी है या हमारी योग्यता है हम उसको निखार सकते हैं। तो लेकिन अब तो चॉइस तो आपकी है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं, तो दोनों आपके हाथ में है। तो इसीलिए चीजों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको हम लेते किस तरह से हैं, वो नजरिया आपका क्या है, उसमें बुराई है। तो वो आपको देखना होगा। यही कह रहे हैं अब्राहम भी कि ये ब्रह्मांड है जिसने बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है। तो इस ब्रह्मांड ने इतना कुछ सोचा कि हमें फोन और इस तरह के, ये यूट्यूब हो गया, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आजकल बहुत सारे बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, बहुत सारे लोग जो घर बैठे अपने जो भी प्रतिभा है उनकी, वो यहाँ से अपने प्रतिभा को निखार रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये। और पहले कुछ भी नहीं ऐसा होता था, लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। आज देखिए हजारों लोगों से हम कांटेक्ट आसानी से बिठा लेते हैं, लेकिन फिजिकली जाके 1000 लोगों को इकट्ठा करना, सबका आना, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा ब्रह्मांड ने, ये क्या है, ये उन्हीं की रचना है, लेकिन इसका फायदा भी उठा रहे हैं लोग, यहाँ खुद को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो वो तो चॉइस आपकी है। आपको ये दिमाग इसीलिए दिया गया है कि आप देखिए आपके लिए जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ से आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं और कहाँ से बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस आपको ही लेनी होगी, ये आपको चेतना आप ही को करनी होगी, क्योंकि आपको हर किसी को दिमाग इसीलिए दिया गया है। तो हर चीज को हम उसका यूज करके अपने लिए बेहतर भी निकाल सकते हैं, या उसका मिसयूज करके अपने आप को खराब भी कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? जेरी: अब्राहम, शायद बहुत से लोग विचारों द्वारा सृजन की आपकी मूल अवधारणा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहां तक छोटे बच्चों की बात आती है, वहां आपकी इन शिक्षाओं को स्वीकार करना कठिन लगता है। वे पूछते हैं, छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं, जिससे उनके विचारों द्वारा उनके जीवन में शारीरिक विकलांगता, खराब स्वास्थ्य या अपने शरीर पर किसी किस्म का हिंसक आक्रमण होता है? अब्राहम: इसका कारण यह है कि बच्चे उन लोगों से घिरे रहते हैं जो लोग इसी तरह के विचार रखते हैं, और बच्चे इन्हीं विचारों को सार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जेरी: टेलीपैथी की तरह? अब्राहम: बिल्कुल ठीक वैसे ही। बच्चे बोलना शुरू करने से बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन आप यह नहीं जान पाते कि वह छोटा सा बच्चा कितनी हद तक स्पष्ट रूप से विचार कर पाता है, क्योंकि उसने अभी आपसे बोलकर संपर्क साधना नहीं सीखा है, इसलिए आप उसके विचार भी नहीं जान पाते। जेरी: बच्चे शब्दों में विचार नहीं करते। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि बच्चे बोलने से बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर देते हैं। अब्राहम: बच्चा जैसे ही इस धरातल पर प्रवेश करता है, वह उसी दिन से विचार करने के अलावा आपसे विचारों के स्पंदन प्राप्त करने लगता है। यही कारण है कि मान्यताएं माता पिता से बच्चों को और फिर उनके बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों तक इतनी सरलता से संचरित हो जाती है। बच्चा बिना आपके बताए आपके भय व मान्यताओं के स्पंदन प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, तो उसे ऐसे विचार दे जो आपको स्वीकार्य हो। इस तरह बच्चा केवल आपके वांछित विचारों को ही ग्रहण करेगा। ये देखिए, जिनको भी बच्चों को लेके कोई भी क्वेश्चन होता है, आज उनको आंसर मिल जाएगा। पेरेंटिंग के लिए यहाँ बहुत अच्छी सीख है कि यहाँ जेरी ने पूछा है कि छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोगों को होता है ना कि हम तो चलिए कि सोचते हैं, विचार करते हैं, फील करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में आती है, लेकिन छोटे बच्चों के जीवन में वो चीजें कैसे आती है, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पर जेरी पूछ रहे हैं अब्राहम से कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये बात जो आप कहते हैं कि सृजन यानी क्रिएट करना, आप ही क्रिएट करते हैं विचारों से और फीलिंग से, तो ये बात मुझे छोटे बच्चों के ऊपर जो अप्लाई करती हुई समझ नहीं आती है। मुझे समझने में कठिनाई हो रही है कि आपकी जो शिक्षाएं, ये जो नॉलेज है, ये हम बड़े या समझदार लोगों के ऊपर तो अप्लाई होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने ऐसा सोचते हैं और फील करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो विकलांग पैदा होते हैं, या उनका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है बचपन में, या उनके साथ कोई हिंसक कार्य आक्रमण हो जाता है,
तो ऐसा क्यों है, उनके खराब स्वास्थ्य का और उनके जीवन में इस तरह की चीजों का जो ये क्यों प्रभाव पड़ता है, उन बच्चों का इसमें क्या योगदान है। तो यहाँ अब्राहम का कहना है कि जो भी वो उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चे ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो ऐसे विचार रखते हैं। सारा खेल विचारों का है। अगर आसपास उन बच्चों के ऐसे लोग हैं तो वो विचार क्रिएट करते हैं, और बच्चे बोल नहीं पाते लेकिन फील करना और विचारों को ग्रहण करना उन्हें आता है। अब जेरी ने पूछा है टेलीपैथी की तरह, तो अब्राहम ने कहा कि बिल्कुल ठीक। टेलीपैथी होती है कि आप, मैंने एक शायद वीडियो में देखा था कि जब एक समय ऐसा था कि मनुष्य बोलता नहीं था, अपने विचारों को, वो जब हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं थी तो हम अपने दिमाग से कांटेक्ट करते थे। यानी अगर मैं और आप सामने बैठे हैं तो मेरे दिमाग में कोई विचार आया तो आप उसको समझ जाते थे, क्योंकि विचारों की एक फ्रिक्वेंसी है और वो फ्रिक्वेंसी आप तक पहुंच जाती थी, और उसके बाद उसके रिप्लाई जो होगा वो आप जो मुझे देंगे वो फ्रिक्वेंसी मेरे तक आ जाती थी। यानी तरंगों के माध्यम से हम बातें करते थे। अभी जैसे हम फोन के द्वारा, ये तरंगे ही हैं जो हम आपस में अपने अपने घरों में बैठे हैं और इन फ्रिक्वेंसी, इन तरंगों के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं या एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जैसे फोन पे बातें करना, रेडियो सुनना, ये क्या है, ये सब यही तरंगों का काम है। तो यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि जैसे बच्चा बोलना शुरू नहीं करता लेकिन उसके विचार तो आरंभ हो ही जाते हैं। तो जैसे उस समय में जब हम अपने विचारों से बातें करते थे, पर धीरे धीरे हमारी बोलने की शक्ति प्रारंभ हुई। अब हमारा सारा फोकस बोल के ही होता है। हम कई बार, आपने देखा भी होगा कि कई बार हम किसी को याद कर रहे थे और अचानक से उसका फोन आ जाता है, सामने वाले व्यक्ति का, कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, और तुरंत आप कहते हैं कि जस्ट मैंने आपको अभी याद ही किया था। तो वो क्या हुआ, वो टेलीपैथी काम कर रही थी कि आपने उनको याद किया और वैसी ही फ्रिक्वेंसी उनके पास गई, और जैसे ही अब दोनों की ट्यूनिंग हुई तो उस व्यक्ति ने आपको कॉल कर लिया, आपने सोचा और उन्होंने कर लिया। तो यही होती है टेलीपैथी। तो जब हमारे पास शब्द नहीं थे, हम बोलते नहीं थे, तो हम विचारों के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमें बोलना आया तो अब हम इस कला को भूल गए हैं, लेकिन ये हमारे अंदर अभी भी है। आज भी हम चाहें तो यहाँ फोकस करके हम अपने विचारों से आपस में बातें कर सकते हैं। तो यही बच्चों के साथ होता है, क्योंकि मेन चीज है विचार और उसके बाद है फीलिंग। तो फीलिंग चाहे कोई बोल सकता हो या नहीं, फीलिंग सबके अंदर होती है। और जब हम इस धरती पे आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो हर्ट बनता है, और हर्ट का यानी दिल का काम है फील करना। तो सबसे पहले हमारी ब्रेन बनने से पहले भी हमारा सबसे पहला जो हर्ट बनता है, और उसी से हमारी फीलिंग जनरेट होती है। तो इसीलिए जब एक बच्चा बोल नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता, लेकिन वो महसूस कर पाता है। जब बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं तो वो बोल नहीं पाता लेकिन वो रोता है, क्योंकि फील उसको दर्द की हो रही है। तो जब उसको अच्छा लगता है तो वो हंसता है, क्योंकि फीलिंग उसके साथ पहले से ही है। तो यहाँ पर यही अब्राहम भी बता रहे हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बहुत जल्द ही विचार करना आरंभ कर देता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि छोटा बच्चा जिस हद तक विचार कर पाता है, उससे ज्यादा कहीं वो फील करता है, यानी वो उन चीजों को समझता है। वो बोल नहीं पाता, शब्द उसको बाद में मिलते हैं, भाषा वो बाद में सीखता है, लेकिन फीलिंग उसके अंदर बचपन से ही होती है, यानी जन्म से ही होती है। तो वो आपको नहीं पता, और वो जो फील करता है आसपास के लोगों को, विचारों को अडेप्ट करके, तभी उसका जीवन ऐसा, तो क्योंकि वो पहले ही फील कर चुका होता है। अब जेरी ने पूछा है कि बच्चे शब्दों में विचार नहीं करते, इसका कारण मैं ये समझता हूँ कि बच्चे बोलने से पहले बहुत ही विचार करना आरंभ कर देते हैं। अब जेरी कह रहे हैं कि बच्चे बोलते नहीं है, तो शायद वो उन विचारों को समझते हैं, उन फीलिंग, उन भावनाओं को समझते हैं, लेकिन बोलना वो बाद में शुरू करते हैं। तो अब्राहम ने कहा है कि बच्चे जब इस धरातल पर आते हैं, इस धरती पे आते हैं, वो उसी दिन से विचार करने के अलावा आपसी विचारों के स्पंदन को प्राप्त करने लगता है। यानी एक बच्चा बोल नहीं पाता है, वो एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो बोलना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले ही वो विचार करना सीख लेता है। उसको धरती पे वो आता है तब से ही उसको विचारों को और फीलिंग को, इन दोनों चीजों को पता है। और ये दो ही चीजें हैं जो आपके जीवन में उन चीजों को क्रिएट करती है कि जो आपको चाहिए। तो यही कारण है कि जो माता पिता की जो बातें हैं, जो उनके काम है, वो हम बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी जो मेरी नानी करती होंगी वो मेरी मम्मी ने अडॉप्ट किया, मेरी मम्मी की चीजें मैंने अडॉप्ट की, अब आगे मेरी डॉटर भी मुझे देख के वही चीजें लेगी। तो ये बहुत इतना आसान, इतनी अनकॉन्शियसली होता है कि हमें पता ही नहीं लगता। आप देखिएगा, कभी ध्यान देके कि आपकी मम्मी जो जो बोलती थी या जो जो करती थी, वो अनकॉन्शियसली आपके अंदर आया हुआ है। वो हम, क्योंकि हमारी आदत है, इंसान देख के और सुन के बोल के सीखता है। तो वो चाहे आपने उनकी बातें सुन के सीखी हो, देख के सीखी हो, वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलती जाएंगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अब्राहम कि आप अपने बच्चों का अगर चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए हमारे अंदर कुछ चीजें वो आ तो रही हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें हमारे फायदे की भी है और कुछ चीजें नुकसान की भी हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं जो भी चाहे मतलब खाना मैं ही बनाऊंगी तो ही मुझे मिलेगा, मेरी किस्मत ऐसी है कि कोई मुझे बना के नहीं देगा। तो ये उनका विचार था और ये मेरे अंदर भी आ गया। अब ये विचार मैंने जब रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरे लिए सही नहीं है,
तो सही तो ये किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को उस टाइम ये समझ नहीं थी, तो अब हमें ये किताबों से ये नॉलेज आई है, तो अब हम इन शब्दों को बदलेंगे। यानी अब हम बोलेंगे कि मुझे जरूरत होती है तो मेरी हेल्प के लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। तो जैसे मैंने ये बोलना शुरू किया तो अब सामने से मुझे हेल्प मिलती है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने विचारों को बदला, तो अब आपको एज ए पेरेंट्स ये देखना होगा कि आपके अंदर आपके क्या ऐसी कमियां हैं या क्या ऐसी मतलब बुरी चीजें हैं जो आपको लाइफ में पीछे कर रही हैं या हर्ट होता है। आपको अपनी चेंज करनी होंगी और आपके बच्चों के अंदर आपको वो विचार डालने होंगे जो उनके लिए फायदेमंद हो। यानी वो ले तो आप ही से रहे हैं। बच्चे हमेशा पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। बच्चों का जो प्रोग्रामिंग होती है वो देख के सीखने से होती है। आप बोल कितना अच्छा अच्छा रहे, बोलते तो हम बहुत अच्छा कि सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम खुद करते हैं? तो इसीलिए आपको खुद करना है और बच्चों को भी ये देना है कि जब आपको जो चीज अच्छी है वो नॉलेज आपको बच्चों को देनी है, ताकि उनके विचार हेल्दी हो। क्योंकि उनके विचार हेल्दी होंगे, उनकी फीलिंग अच्छी होगी, तो फिर वो अपने लाइफ में भी वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या अन्य अन्य लोगों को मुझसे किए वादे निभाने चाहिए? जेरी। अब्राहम, स्वीकार्यता के संबंध में अब भी बहुत से विचार मेरे मन में कुलबुला रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, किसी भी व्यक्ति को उस हद तक अपने हाथ हिलाने की इजाजत है। मैं इसे ही स्वीकार्यता मानता हूँ, जहां से उसके हाथ हिलाने की जगह या उसकी नाक शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब मैं सामान्यतः अन्य लोग जो बनना या करना चाहते हैं उसे स्वीकार करता हूँ, और यदि उनकी उस इच्छा से हमारे इससे पूर्व हुए किसी व्यवहार की अवहेलना हो, तो कई बार अपने अनुबंध पर कायम रहना या इससे पहले सुनिश्चित की गई जिम्मेदारियों को पूरा करना कठिन हो जाता है। अब्राहम, जब तक आप मानेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति आपके अनुभवों को बाधित कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति आपके चेहरे तक हाथ घुमा सकता है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि आपको जो कुछ भी मिलता है वह कैसे मिलता है। यदि आप आज से ही उन चीजों पर विचार करना शुरू कर देंगे जो आपको पसंद हो, तो आप आज उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे जो आपको चाहिए हो। आपके मन में यह प्रश्न इसलिए उदित हुआ है क्योंकि बीते कल या अतीत में कभी भी आपको इसकी जानकारी नहीं थी, और आप अपने विचारों द्वारा उन लोगों को आमंत्रित कर रहे थे जिनके हाथ आपके चेहरे तक पहुंचते थे। इसलिए आप अब यह पूछ रहे हैं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको असहज करने जैसा हाथ घुमा रहे हो, तो उन पर से ध्यान हटा लें। वे लोग अपने आप चले जाएंगे और उनकी जगह वे लोग ले लेंगे जो आपके साथ अच्छा महसूस करते हो तथा वे आपके साथ सामंजस्यपूर्ण हो। लेकिन सामान्यतः होता यह है कि आप नहीं चाहते कि वे हाथ घुमाएं, इसलिए आपको वह पसंद नहीं आता तथा आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। आप उन पर क्रोधित होते हैं, आप अशांत हो जाते हैं। फिर आकर्षण के नियम के द्वारा आप इसके सार को और अधिक आकर्षित करने लगते हैं। शीघ्र ही आपको इसी तरह की एक और अनुभूति होने लगती है, फिर दूसरी, तीसरी, फिर इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आपको जो चीजें पसंद नहीं है उनसे अपना ध्यान हटाकर वहां लगाए जो आपको पसंद हो। इस तरह आप अपने संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं। तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगेगा। यदि आप अगले 30 दिनों तक प्रत्येक सुबह यह दोहराएं, मैं देखने की आकांक्षा रखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी उपस्थित हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इससे आप अपने जीवन अनुभव का संवेग में परिवर्तन कर देंगे। इस तरह आपको अपने जीवन में जो भी वस्तुएं नापसंद हो, वे आपके अनुभव से निकल जाएंगी तथा उनका स्थान वे चीजें ले लेंगी जो आपको पसंद हो। यह सुनिश्चित है, यही नियम है। यहाँ देखिए, ये भी बहुत अच्छी लर्निंग है और यहाँ बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा इस प्रश्न से जेरी के, कि क्या हमें उन लोगों के अन्य लोगों से जो किए हुए वादे वो निभाने चाहिए। तो यहाँ जेरी पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उनको जो एक प्रश्न था उनको दुखी कर रहा था अंदर से कि स्वीकार्यता के संबंध में। तो उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ ऐसा बोल जाता है या कोई हाथी उठा देता है या ऐसा कुछ कर जाता है कि हमें वो असहज महसूस होता है, और हमारा ध्यान वही होता है क्योंकि हम उसी बात को लेके और उसको सोचते रहते हैं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये जो होता है, तो ये कहाँ तक है किसको मैं मानूं। जेरी का कहना है कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्या उसके इस व्यवहार को मैं स्वीकार करूं, या उसने जो ये काम किया है
उसके लिए मैं क्या करूं कि जो मतलब मैं उससे हर्ट ना हो, या वहां से ध्यान कैसे हटाऊं। तो ये हम सभी के साथ ऐसी चीजें होती हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं और वो कुछ ऐसा बोलते हैं या करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान तो वही होता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, तो हम वही सोचते रहते हैं। तो अब इस चीज से बाहर कैसे आए, तो ये सबका प्रश्न होगा। तो यहाँ देखिए अब्राहम बता रहे हैं कि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति आपके अनुभव को बाधित कर सकता है, यानी आपके जीवन में कोई एंटर हो गया और वो आपको हर्ट कर रहा है, दुखी कर रहा है, यानी आप उससे खुश नहीं है, तो अगर वो आया है तो इसका मतलब अभी तक आप इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं कि उसको आप ही ने बुलाया है, आप ही ने क्रिएट किया है। तो जैसे कई लोग रिश्तों में बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप आ गए, तो इसका मतलब अभी आपने जाना ही नहीं है कि आप ही की क्रिएशन है। जो कुछ जब एक बात बुक ने बोला, बार बार इस बुक ने इतनी बार ये बात रिपीट की है कि आपकी विचारों और भावनाओं के बिना आपके जीवन में कुछ भी एंटर नहीं हो सकता। तो यानी पहले तो आप ये मानिए कि जो भी है, अच्छा है या बुरा है वो बाद में है, लेकिन जो कुछ भी आपके जीवन में है वो आपने क्रिएट किया है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी तो हमें पता चल जाता है कि अब हम उन चीजों से बाहर कैसे आए। लेकिन जब तक आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो बिल्कुल आप इन चीजों से बाहर मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अभी माना ही नहीं है कि ये मैंने क्रिएट किया। और यही बात अब्राहम बता रहे हैं कि आप ये बात, इसका मतलब अभी तक समझ ही नहीं पाए कि आपको जो भी मिलता है वो कैसे मिलता है। तो वो आपके विचारों के कारण ही शुरू हुआ है। आपकी पसंद की चीजें हो या चाहे नापसंद की, आपने विचार किया है और उसको महसूस किया, वो चीजें आपके जीवन में आ गई। तो यहाँ पर बताते हैं कि आपके मन में ये प्रश्न इसलिए आया, जेरी से वो बता रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं। आज कोई ऐसा अनुभव हुआ, फिर हम पास्ट में जाएंगे और वैसा कुछ ना कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा, और हम उसको फिर याद करते हैं कि हाँ, आज इसने बोला ऐसा, तो पास्ट में एक और ने भी बोला था, फिर उसने बोला था, और ये चेन बनती चली जाती है और हम फील करने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि हम असहज महसूस करते हैं या दुख की फीलिंग होती है। मान लीजिए किसी ने आपको डांटा, अभी जैसे ही उसके तेज बोलने से आपको गुस्सा भी आया, रोना भी आया, आपको लगा कि इसकी मेरी कोई गलती नहीं थी, इतना तेज क्यों बोला। अब आप उसके बोलते ही तुरंत आपका दिमाग पास्ट में जाएगा उस पूरी फोल्डर को चेक करने कि कौन सी फाइल यहाँ से मिल रही है। अब वो कोई ऐसी फाइल लाके देगा कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने डांटा होगा, और तो आपको यही फीलिंग आई होगी। अब वो फोल्डर खुलेगा, आप अटैच हो गए, फिर दूसरा फोल्डर खुलेगा, तीसरा खुलेगा, और वो एक चेन बनती चली जाएगी। लेकिन एक छोटी सी चीज थी, थोड़े से अवेयर होते आपको लगता कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये अनुभव किया तो ऐसी ही चीजें और होंगी, तुरंत आप अपने भावनाओं को शिफ्ट करते। और ये भावनाओं को शिफ्ट करना एक लंबा प्रोसेस है। ये अब्राहम की, एस्थर जेरी की एक दूसरी बुक है, आस्क एंड गिवन, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि जैसे ही अगर आपका मूड खराब होता है, यानी आप क्रोध की स्थिति में, तो सामान्य स्थिति में एकदम से नहीं आया जाता। अभी मैं आपको बोलूं गुस्सा आया, और अगर मैं बोलती हूँ कि अभी आप डांस करना शुरू कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इमोशन इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते। एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जब वहां तक पहुंचते हैं तो आपका इमोशन वहां तक कन्वर्ट होगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो चीजें इन्होंने अपनी दूसरी बुक में बहुत अच्छे से बताई है। तो इनका वही कहना है कि अगर आपको क्रोध आता है तो आप शांत, उस टाइम तो बिल्कुल अशांत हो जाएंगे, लेकिन उस शांति तक का सफर वो 5 या 2 मिनट में नहीं होगा। उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, और धीरे धीरे पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगली बार जब वो परिस्थिति आएगी तो आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा आपने पहली बार किया था। तो अब हमें ये पता चल जाता है कि जो पिछले हमारे पास्ट में जब हम फोल्डर खोलते हैं, वो कनेक्ट होके चेन बन जाते हैं, तो वो एक चीज हमने मल्टीप्लाई करके उसको 100 बना दिया। अब जब एक का नतीजा ऐसा है तो 100 का नतीजा कैसा होगा। यही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम वो बिहेव, वो सोच, वो फीलिंग नहीं करे जो हमने पास्ट में की है। उन्हीं चीजों को बदलना है, और जब ये चीजें बदल जाएंगी तो आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि आपको जो चीजें पसंद नहीं है वहां से अपना ध्यान हटा दीजिए। यही मैं भी कहती हूँ कि अगर लाइफ में मान लीजिए रिश्तों में चैलेंज चल रहा है, तो उस टाइम रिश्तों को छोड़ दीजिए अपने हाल पे, और वहां कुछ मत, वहां कोशिश भी मत कीजिए कि मुझे सुधारना है, कुछ करना, उसको एज इट इज छोड़ के वहां फोकस को शिफ्ट करके आप आपके जीवन में, मान लीजिए आप वर्किंग है तो वहां ध्यान लगाइए, आप अगर स्टूडेंट है तो वहां ध्यान लगाइए, यानी कुछ भी कीजिए वहां से ध्यान हटा दीजिए। तो जब मान लीजिए पैसों का चैलेंज चलता है, तो वहां पे आपको अगर लगता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, और नहीं, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, जो बिगड़ा हुआ है वहां फोकस जाएगा और आप वहां एनर्जी डालेंगे, उसको छोड़ के इससे अच्छा अपने रिश्तों का ख्याल कर लीजिए, थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। तो वहां से जब माहौल ठीक करेंगे तो वो वाली चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमें लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे किए बिना ठीक कहाँ से होगा। एक यही चीज है हमारे जीवन को कि जो ठीक नहीं होने देती है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो हमारे सिर्फ विचार और फीलिंग करते हैं, ये दोनों पे हमारा बस नहीं है, लेकिन हमें लगता है हम कुछ करेंगे तो ठीक होगा, तो वो हमारा बाकी कुछ करने से ठीक नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ अपने विचारों को और अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है, बाकी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी।
और यहाँ पे बहुत अच्छी ये बताई है टेक्निक अब्राहम ने कि 30 दिनों तक आप प्रतिदिन इन चीजों को दोहराएं। यानी सुबह उठते के साथ, सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लॉजिकल माइंड उस टाइम इतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह हम ड्राउजी स्टेट में होते हैं, आधी उनिंदी अवस्था में, आधी सो रहे होते हैं, आधे जग रहे होते हैं। तो जैसे ही आप उठते हैं तो आप उस वक्त इस तरह से ये जो लाइनें हैं ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं कि मैं देखने की आकांक्षा रखता हूँ, यानी मैं जो देखना चाहता हूँ उसे ही मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं उसी चीज से बातें कर रहा हूँ, मैं चाहे कहीं पे भी उपस्थित हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। यानी आप इस तरह की अफर्मेशन अगर सुबह उठते के साथ बोलते हैं तो 30 दिनों के अंदर ये धीरे धीरे आपकी जो बातें हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। कहने का भाव ये है कि मैं कुछ भी देखना चाहता हूँ, मैं जहां पर भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मैं वही करूं, वही देखूं जो मुझे अच्छा लगता है। तो यानी फिर आपके साथ ऐसी सरकमटेंसेस बन जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, ऐसे लोग आएंगे कि सिर्फ आपको अच्छा लगाने वाले होंगे। तो फिर ये आपका ही क्रिएशन है। तो जब अभी आप बोलते हैं कि मैं तो जहां जाता हूँ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, तो वो भी आप बोल के क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये शब्द आप सुबह सुबह बोलेंगे और इसको 30 दिनों तक लगातार बोलेंगे, तो अब्राहम का कहना है कि आप इन चीजों को अपने जीवन के अनुभवों में, संवेग में परिवर्तन कर देंगे। यानी अभी आपको ये कुछ वाक्य या कुछ शब्द लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सुबह सुबह बोलेंगे और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, हर शब्द की एक पावर है। तो जैसे ही इन शब्दों की पावर काम करना शुरू करेगी और वहां से उसकी फ्रिक्वेंसी, एक एनर्जी निकलेगी, तब आप देखेंगे कि ये चीजें जीवन में किस तरह से काम करती हैं। फिर आप देखेंगे कि जीवन में जो भी नापसंद की चीजें हैं वो अपने आप आपके अनुभव से निकल जाएंगी और उसके स्थान पर वो चीजें ले लेंगी जो कि आपको पसंद है। और ये नियम है, सुनिश्चित है, जो यूनिवर्सल लॉ होते हैं वो सब पे एक समान काम करते हैं, तभी उनको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है कि सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगता है, चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं। तो इसी तरह से ये चीजें सबके लिए सेम चीजें काम करती हैं। तो ये नेचर के लॉ होते हैं जो सब पर सटीक रूप से काम करते हैं। तो जो भी चाहे अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को कर सकता है। ये बहुत अच्छी यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक है। सुबह उठ के आपको ये 2-4 लाइनें बोलनी है, जिससे जीवन बदल जाएगा। तो आज जो भी क्लास में है और जो भी इसको वीडियो को देखेंगे, तो प्लीज इस कीजिएगा इसको, और करने के बाद सभी 30 यानी 30 दिन के बाद अपना अपना फीडबैक डालिएगा चैट में और उसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि जीवन कितना सरल है, कि शब्द को बदलते के साथ जीवन बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, गलत या समाप्त। आपके भौतिक दृष्टिकोण से हमारा मतलब उस दृष्टिकोण से है जिस पर आप इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व एकाग्र थे। आपकी आकांक्षा थी कि आप स्वीकार्यता की कला को समझकर स्वीकारकर्ता की भूमिका में आ जाएं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। आप कोई टेबल नहीं है जिसकी कल्पना व निर्माण कर इसे पूरा किया जा सके। आपका अस्तित्व लगातार विस्तार ले रहा है। आप में विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लेकिन आप सदा से वैसे ही थे जैसे इस क्षण में हैं। आप ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं कि आप इनसे एकाकार हो जाएं। आप यह समझ चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप वस्तुएं प्राप्त होने पर न तो स्वयं को पीड़ित समझे और न ही हाथ घुमाने वाले अन्य लोगों के लहराते हाथों का शिकार बने। जब तक आप दो संसार के बीच हैं, तब तक आपके लिए इनमें से बहुत सी चीजें समझना कठिन है। इन दो संसार में से एक आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी के पूर्व बसाया था, और दूसरा वह जिसे आप हमारे द्वारा स्पष्टता समझाने के बाद बनाने वाले हैं। आपके द्वारा अतीत में निर्धारित या पूर्व में सोची गई कुछ आपकी वर्तमान इच्छाओं से बेमेल है। हम जानते हैं इस संक्रमण काल में आपको इससे कुछ असहजता महसूस होगी, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे, तो यह असहजता भी कम से कम होती जाएगी। पिछले संवेग का बहुत सा भाग आपको अब अनुभव में आएगा। जब आप अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए अपने काया, विचारों व बातों पर ध्यान देंगे, तब आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस करें, तब आप दूसरों को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बस इतनी सरल सी बात है। इस तरह आप में नकारात्मक भावनाएं उदित नहीं होंगी और आप स्वयं को स्वीकार करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। स्वीकारकर्ता होने का अर्थ है वह व्यक्ति जो सकारात्मक भावनाएं महसूस करता हो, अर्थात आप अपने अवधान को नियंत्रित कर सके। इसका यह मतलब नहीं है कि इस जगह में सब कुछ इस तरह संयोजित हो जाएगा कि आप जैसा चाहते होंगे वह वैसा ही होगा।
इसका अर्थ यह है कि आप ब्रह्मांड, अपने संसार, अपने मित्रों में आपसे सामंजस्य रखने वाली वांछित वस्तुएं खोजकर उनके प्रदान करने का निवेदन करेंगे, और जो हिस्सा आपके लिए अवांछित है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इस तरह न वह आपकी ओर आकर्षित होगा और न ही आप उसे आमंत्रित करेंगे। इसे ही स्वीकार्यता कहते हैं। हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि स्वीकार्यता आपके अस्तित्व का सबसे शानदार हिस्सा है, जिसे आपने लंबे प्रयासों के बाद प्राप्त किया है। एक बार स्वीकारकर्ता बन जाने पर आपका निरंतर उत्थान होता जाएगा। आप में ऐसी कोई नकारात्मक भावना नहीं होगी जिससे आपको पतन हो जाए। इस पेंडुलम में वापसी की गति नहीं है। आप पूरी तेजस्विता से आगे बढ़ते हुए सदा ऊंचा उठते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा है कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ये गलत है या सही है या समाप्त है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो भी मैं जीवन में जो प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये क्या बात सही है, गलत है, या ये समाप्त हो जाएगी? तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि हमारे भौतिक दृष्टिकोण से, हमारा मतलब उस दृष्टिकोण से है, यानी जिस तरह से भौतिक शरीर हम मनुष्य जन्म में है, तो अब्राहम बता रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज में, दृष्टिकोण से, आप भौतिक शरीर में आने के पूर्व एकाग्र थे, यानी हम एकाग्र थे, एक चित्त थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम स्वीकार्यता की कला को समझ में, उसकी भूमिका में आ गए हैं। अब हमें ये समझना है कि पूरी तरह से हम आधी बातों को समझते नहीं है। यह कोई टेबल नहीं है जिसकी कल्पना व निर्माण इसे पूरा किया जा सके। यानी ये कोई टेबल नहीं है जिसकी आप कल्पना करें, इमेजिन करें और आप इसको पूरा कर लें। यानी आपका अस्तित्व लगातार विस्तार ले रहा है। जैसा कि कल के चैप्टर में बोला था कि हमारा जो अस्तित्व है, इनर बीइंग है, इसकी यात्रा हजारों सालों से है। अभी हम शारीरिक तल पे हम अपने नामों से डिनोट कर सकते हैं कि मैं निशा हूँ, आप अंजलि हैं, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपने नाम को अपनी बॉडी से हम डिनोट करते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की आत्मा है, ये हजारों सालों से, यानी हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सालों से बार बार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी ये जो शरीर है, ये छोड़ देंगे, फिर हम दूसरा शरीर ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहना है अब्राहम का कि जो हमारा अस्तित्व है, हमारी आत्मा है, वो लगातार विस्तार ले रही है, यानी वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर बार हम कुछ जन्म लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कोई लर्निंग लेते हैं, कुछ इमोशन हमारे साथ अच्छे जुड़ जाते हैं, कुछ बुरे जुड़ जाते हैं, और वो दिन प्रतिदिन हर जन्म में विस्तारित होती जा रही है। और यही विकास की प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है। यानी जब पिछले जन्म में हमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, अनसुलझी होंगी, वहां से हमने नॉलेज ली, तो वो इस जन्म में काम आ रहा है। अब यहाँ से जो हम ले रहे हैं वो आगे काम आएगा। तो यानी हमारी आत्मा का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, हमारे इनर बीइंग का, हमारे अस्तित्व का निरंतर विकास हो रहा है। लेकिन आप सदा से वैसे ही थे जैसे इस क्षण में है। यानी फिर भी इतना कुछ विस्तार होने के बाद भी जो कोर है वो सेम है, जो हमारे अंदर पहले भी था और आज भी वही है। तो ये ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं कि आप इनसे एकाकार हो जाएं। तो यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि आपको ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छे से समझना होगा कि आप इसके साथ एक रूप हो जाए। जैसा कि ध्यान में बोला जाता है कि आप अपने अस्तित्व के साथ एक रूप हो जाएं। और वो अस्तित्व क्या है? उस परमात्मा का अंश, यानी वो परम आत्मा, यानी जो वो परमात्मा है, उसी का अंश हमारी आत्मा है। जब हम उससे एक रूप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा से मिल जाते हैं। तो फिर जब परमात्मा से ही मिल गए तो पाने की क्या इच्छा रह गई? वो तो सब कुछ मिल गया। तो ये चीजें बहुत गहराई की बातें हैं। जब आप धीरे धीरे इस जर्नी में आएंगे, या जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, या इस तरह की बातों को समझते हैं, या जो भावनाओं से काम लेते हैं, उनको ये चीजें ज्यादा समझ आती हैं। भाग भाग सा भाग भाग सा भाग सा भाग भाग सा वर्षा जी, भाग बाद में गाने सुने। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब आप इस तरह से लर्निंग लेते हैं, आपकी ये जो चीजें हमें समझ आती हैं, तो फिर आप आगे वो चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो यही उनका कहना है कि वर्तमान में जो आपकी इच्छाएं हैं, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बेमेल होंगी, कुछ आपको समझ आएगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपका सामंजस्य अच्छा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती है। तो ये जो कुछ इच्छाएं हैं अच्छी हैं, कुछ बेमेल है, यानी हमें असहज महसूस होता है। तो यहाँ उनका कहना है कि आप अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। यानी आपको पता चलने लगेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, कुछ चीजें अभी हमारे जीवन में अच्छी नहीं चल रही और कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। यहीं से तो हमें पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए।
यानी ये चीज मुझे खुशी दे रही है या इस व्यक्ति के पास मुझे अच्छा फील होता है तो मुझे ये चाहिए, और जिस चीज से मुझे दुख होता है या ये व्यक्ति मुझे हर्ट करता है तो यानी वो नहीं चाहिए। तो यही चीजें हमें स्पष्ट करती हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और किस चीज से हम सहज होते हैं और किस चीज से हमें परेशानी होती है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जीवन में क्या चाहिए और उसी पे हम अपना अनुभव, अपना फोकस करेंगे ताकि उस तरह की चीजें इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर यही बताया है अब्राहम ने कि सकारात्मक भावना को महसूस करते हुए, यानी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग को, कोई बात नहीं, अनजाने में शायद आपका खुल गया होगा, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बाद में सुनेंगे। तो यहाँ पे बताया है अब्राहम ने कि अपनी फीलिंग के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ अपने कार्यों और विचारों और बातों पर जब आप ध्यान देते हैं तो आप अपने समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया है। और वरना आप रोते रहिए कि अभी पहले क्या होता था, जब हमें ये चीजें नहीं पती हम हर टाइम कंप्लेन करते थे, वो ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। कभी कभी तो खुद को मुझे लगता था कि सारी दुनिया में कमी निकाल दी और फिर खुद से ही पूछती थी क्या मैं सही हूँ, इतने सारे लोग गलत है और मैं सही हूँ। तो फिर ये भी हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि इतने सारे गलत तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब कमी तो मेरे अंदर भी है, और मेरे अंदर कमी कहाँ है, वो तो मेरा अंदर का मानने को ही तैयार नहीं है, मेरा अहंकार। तो यही हम सबके साथ होता है, हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खुद को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, खुद मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, जब मैंने सेल्फ लव किया तब मुझे पता चला कि क्या कमियां हैं और क्या बुराई और क्या अच्छाई है। जब खुद को जाना तो फिर वो फीलिंग सबके लिए सकारात्मक हो गई, क्योंकि कहीं एक चीज दिमाग में आ गई कि मेरे अंदर भी कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। सामने वाले व्यक्ति को मेरी अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें मेरे अंदर भी ऐसी जो उसको इरिटेट करती है। तो वो मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव है। तो इसीलिए जब मैं किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती तो मुझे भी कोई हक नहीं है सामने वालों को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। तो जब ये चीजें समझ आने लगती है तो आप अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आपको जो फीलिंग है वो पॉजिटिव आती है, और जब पॉजिटिव फीलिंग आती है तो आप ऐसी चीजों को इंक्रीज करते हैं और फिर सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। और ये इतना ही सरल है और यही एक जीवन का रास्ता है कि इसके किए बिना, आप जीवन को एक्सेप्ट किए बिना नहीं किसी चीज को आगे अच्छाई चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार है, अपने मित्रों में आपसे सामंजस्य रखने वाली वांछित वस्तु को खोज कर उनके प्रदान करने का निवेदन करेंगे। यानी आप पहले ये देखिए कि इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे संसार में, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ब्रह्मांड ने एक ये रसोई हमें बना के दी है, एक किचन है ये, और उस किचन में सब एक रेसिपी बनाने आए हैं, अपने मनपसंद रेसिपी, और वो ऊपर वाले ने हमारे अंदर डाली है। वो हमें पहले ढूंढनी होगी कि मेरी रेसिपी क्या है, उसी को कहा जाता है लाइफ पर्पस। तो जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम उस किचन में जाएंगे, उस लाइफ पर्पस यानी उस रेसिपी का जो जो सामान है, जो जो मटेरियल, जो जो इंग्रेडिएंट है वो वहां पे भरपूर मात्रा में है, और जाइए और उसको लेके आइए और अपनी रेसिपी बनाइए, खुद भी इंजॉय कीजिए, बाकी लोग भी खूब आपसे खुश होंगे। लेकिन होता क्या है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी रेसिपी क्या है, हम वो स्ट्रगल नहीं करते या वहां पे हम इतनी एफर्ट नहीं करते, हम चाहते कि दूसरे का ही कॉपी कर लें। अब दूसरे का कॉपी तो कर लेंगे लेकिन इंग्रेडिएंट तो कहाँ से आप लाएंगे, क्योंकि आपकी रेसिपी तो कुछ और है, और आप दूसरों की बनाएंगे तो ना तो वो आपको बनानी आएगी ना वो टेस्टी बनेगी। और यही हो रहा होता है कि बच्चे को बनना था डॉक्टर और बन गया इंजीनियर, बच्चे को बनना था प्लेयर लेकिन जबरदस्ती उसको बना दिया डॉक्टर। और यही होता है कि वो कुछ भी करता है लेकिन अंदर से खुश नहीं होता, क्योंकि अंदर तो और ही कुछ डल के आया है। तो इसीलिए अपने अंदर वाले को झांकिए, अपने अंदर देखिए कि क्या चल रहा है, और जब हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर बाकी चीजें अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। कई बार हमें लगता है ना कि सामने वाले व्यक्ति को तो मैं जीवन में कभी माफ नहीं करूंगी, इन परिस्थितियों को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आप उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन कब होगा, जब पहले आप अपने आप को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप ये बात समझ जाएंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति या वो परिस्थिति आई थी वो आपने ही क्रिएट की थी, तो फिर हम किसी में गलती या कमी तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये बात जैसे ही समझ में आती है तो सारी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। तो ये सुलझाने का इतना ही बिल्कुल आसान और रास्ता है। तो यहाँ पे अब्राहम भी यही कहते हैं कि हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि जो स्वीकार्यता है, ये एक्सेप्टेंस है, आपके अस्तित्व का सबसे शानदार हिस्सा है। यानी ये जो एक्सेप्ट करना, जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना, ये हमारी आत्मा का एक हिस्सा है, एक नेचर है। लेकिन हम अभी अपने अहंकार को इतना बढ़ा लेते हैं कि ना तो हम खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना सामने वाले को कर पाते हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो देखेंगे कि आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, एफर्टलेसली आपकी जो लाइफ है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और एक बार जब आप स्वीकार करता बन जाते हैं, यानी हर चीज को जो जैसा है उस रूप में स्वीकार करने लगते हैं, तो निरंतर आपका उत्थान, आपकी प्रगति होती जाएगी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा,
कि जो चल रहा है वो सही है और वो मैंने ही क्रिएट किया है। तो जब आपको ये समझ आएगा तो आपका फोकस कहाँ हो जाएगा फिर, कि चलो अब और अच्छा हम क्रिएट करते हैं। जब क्रिएट ही मुझे करना है तो क्यों ना हम बेहतर चीजों को करें। तो ये धीरे धीरे आपस में सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक चीज को पकड़ लेते हैं तो दूसरी चीज अपने आप सुलझती चली जाएगी, फिर तीसरी, और ये पूरी चेन अपने आप सुलझ जाएगी। तो जीवन इतना ही आसान है। फिर आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी, सामने वाला कुछ भी करे आपको इरिटेट नहीं करेगा, कि जिससे, और इरिटेट होते हैं आप, गुस्सा होते हैं तो दूसरे का कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है और आप डाउन चले जाते हैं। और जैसे ही आप डाउन जाते हैं तो अपने सपनों से, अपनी इच्छा चीजों को, जो भी आपकी इच्छित वस्तुएं हैं, इच्छित लोग हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी जो एनर्जी है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। कुछ भी कीजिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। तो वो तभी होगा कि जो भी जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए। और जब हम इसको कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें रेजिस्ट नहीं होगा, हम उनको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे। हमें लगेगा कि ठीक है जो है रहने दो, मुझे क्या, मुझे तो अपने से मतलब है, मुझे अपना ध्यान अपनी इच्छित वस्तुओं पे लगाना है। तो या तो वो बोलना टोकना बंद कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो अपने आप आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जिस तरह कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़े इस किस्म के होते हैं कि बार बार टॉन्ट मारने वाले होते हैं, और कई बार उनकी इस हरकत से हमें इरिटेशन होती है। तो जब आप इस जर्नी में आते हैं तो देखेंगे कि उनका कॉल आना बंद हो गया, आपकी बार बार वो बातें करना खुद ही बंद कर देंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आपका फोकस वहां नहीं है। तो पहले क्या होता था कि उनके कांटेक्ट में आते ही कहीं ना कहीं अनोन फियर होता कि आज पता नहीं आज किस बात पे टॉन्टिंग हो गया, आज पता नहीं किस बात पे पिन किया जाएगा। लेकिन वहां हमारा फोकस होता था तो इसीलिए वो करते थे, क्योंकि हम ही तो उनको उकसा रहे हैं करने के लिए। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमारा फोकस वहां नहीं है। अगर मेरी कोई तारीफ करता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, तो उसी व्यक्ति के बारे में सोचे ना, उसको सोचेंगे तो चार और बढ़ जाएंगे। तो यही चीज सीखनी है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये किताबों में पढ़ देना और कुछ भी ज्ञान दे देना वो नहीं है। लाइफ का यही जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो चाहिए वहीं फोकस रखिए, बस इतना सिंपल और साधारण है। तो यहाँ पे यही अब्राहम ने कहा है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो पूरी तेजस्विता से आप आगे बढ़ते हुए सदा ऊंचे उठते जाएंगे। और जो सफल लोग हैं वो यही करते हैं, अपना गोल बनाते हैं और पूरा फोकस अपने गोल पे रखते हैं। वो इधर उधर, उनके जीवन में भी बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो उन लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका पूरा फोकस अपने गोल पे होता है। तो यही हमें भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5, खंडेच्छा। खंडेच्छा की जादुई प्रक्रिया। जेरी, अब्राहम, मुझे लगता है कि आकर्षण के नियम, स्वदेशी सृजन का विज्ञान व स्वीकार्यता की कला की सामग्रियों के मिश्रण में इस खंडेच्छा की प्रक्रिया को मिलाने से वह पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी जिससे यह घटना वास्तविक बन सकेगी। क्या आप हमें इस खंडेच्छा प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे? अब्राहम, जब आप यह समझने लगेंगे कि अपने अनुभवों के निर्माता आप स्वयं हैं, तो आप और अधिक स्पष्टता से अपनी इच्छा की पहचान करना चाहेंगे, जिससे आप इसे अपने अनुभव में शामिल कर सकें। क्योंकि जब तक आप कुछ क्षण रुककर अपनी वास्तविक इच्छा की पहचान नहीं करते, तब तक आप स्वदेशी सृजन नहीं कर पाएंगे। जीवन के प्रत्येक खंड में आपकी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती। सच तो यह है कि एक दिन में ऐसे बहुत से खंड होते हैं जहां भिन्न प्रकृति की कई आकांक्षाएं उदित होती रहती हैं। इस खंडेच्छा के वर्णन का मुख्य उद्देश्य आपको दिन में कई बार रुककर अपनी इच्छाओं को पहचानने के महत्व की जानकारी देना है, जिससे आप उन पर और अधिक जोर देकर उन्हें शक्तिशाली बना सकेंगे। वास्तव में आपके साथ घटने वाली दिन भर की घटनाओं में बहुत कम ऐसी होती हैं जो आपके आज के ही विचारों का परिणाम हो। लेकिन जब आप खंड प्रति खंड रुकते हैं और यह पहचान सकते हैं कि इस खंड में आप क्या चाहते हैं, तब आप उस पर विचार करके अपने भविष्य के उसी प्रकार का खंड आने पर वहां मिलने वाले अनुभवों का मार्ग निरूपण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए कि आप अपने वाहन पर अकेले जाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत या किसी दूसरे की बात सुनने की कल्पना करते जा रहे हैं। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा नहीं है, लेकिन आरामदेह व सुरक्षित यातायात और सही समय पर तथा तरोताजा पहुंचाने की आकांक्षा इस एक बिंदु से दूसरे के परिचालन कालखंड के लिए उत्तम है। ड्राइविंग के इस खंड में आपके अपनी आकांक्षा को पहचानने का प्रभाव न केवल इस खंड पर पड़ेगा, बल्कि इसके बाद आप भविष्य में जब भी अपने वाहन में प्रविष्ट होंगे तो यह उस भविष्य का निर्माण निर्धारित करेगा। तब आपके सामने वही हालात व परिस्थितियां होंगी जो आपको पसंद हो। संभव है कि शुरुआत में आपको आपके अपनी इच्छाओं को खंड प्रति खंड पहचानने के बावजूद पहले से निर्मित विचारों द्वारा निर्मित संवेग सामने आते रहे। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं को खंड प्रति खंड सामने लाते रहेंगे,
आप अपने सामने एक ऐसा मार्ग निर्धारित कर लेंगे जो आपकी पसंद का हो। तब आपको चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जेरी ने पूछा है कि ये खंडेच्छा की जादुई प्रक्रिया क्या है। यानी जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, स्वीकार्यता की कला सीखी, स्वदेश से सृजन की क्रिया को सीखा, अभी यहाँ पर है खंडेच्छा की जादुई प्रक्रिया। तो जेरी पूछते हैं कि अब्राहम, मुझे लगता है कि जो आकर्षण का नियम, स्वदेश से सृजन का विज्ञान और स्वीकार्यता की कला, ये जो 3 चीजें हमने सीखी हैं, ये एक रेसिपी को बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो खंडेच्छा की प्रक्रिया है, ये जब तक नहीं इसमें होगी, यानी इसको और मिला दे, तो पूरी रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो उनका कहना है कि जो घटना है वो वास्तविक बन जाएगी, और ये जो स्वीकार्यता की कला और ये जो हमने 3 चीजें सीखी थी, और इसके साथ हम खंडेच्छा को भी मिला देंगे, तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो आप पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें बताएंगे कि ये खंडेच्छा की प्रक्रिया क्या है। तो अभी अब्राहम बता रहे हैं कि जब आप ये समझने लगेंगे, आपको ये एहसास होने लगेगा कि जो भी आपकी फीलिंग है, वो जो फील करते हैं, तभी आप अपने जीवन में उन चीजों को निर्माण करते हैं। यानी जो भी आपके जीवन में आज है, वो आपके फीलिंग या आपके अनुभव के अनुसार ही आपने निर्माण किया है। तो जब आप इतने स्पष्ट हो जाएंगे, तभी आप उन चीजों को आगे स्वीकार करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपने जो भी क्रिएट किया है, ये आपके विचारों का परिणाम है, आपकी भावनाओं का परिणाम है। तो ये कब होगा? क्योंकि आज इसको हम खंड में यानी टुकड़ों में बांटेंगे। इसको कहा जाएगा, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, कि खंड इच्छा, यानी खंड प्लस इच्छा। खंड यानी टुकड़ा और इच्छा यानी आपकी डिजायर। तो इसको टुकड़ों में बांट के समझते हैं कि जो भी आज आपके जीवन में अभी हो रहा है प्रेजेंट में, वो अभी तुरंत का परिणाम नहीं है। अब्राहम का कहना है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये आज, जब जैसे आज हमने कुछ सोचा और कुछ फील किया, तुरंत से कुछ नहीं होता। बहुत कम रेयर होता है कि आज की फीलिंग का रिजल्ट आपको आज ही मिले, वरना पास्ट में जो आपने कभी कुछ सोचा था, कुछ फील किया था, उसका आपको आज मिल रहा है। जैसे कि क्या होता है कि जब हमने बीज बोया था और उसके फल हम आज खा रहे हैं, और आज हम जो अभी बो रहे हैं वो आगे खाएंगे। ये बहुत रेयर होता है कि आज ही आपने सोचा, आज फील किया और वो चीजें आपके अनुभव में आ गई। होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि अब आप बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, तो आप धीरे धीरे अपने समय को छोटे छोटे खंड में बांटेंगे। जैसे कि कई बार प्रैक्टिस भी हमें तो मिली थी, हमने कोर्स किया उसमें, कि हमें 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में देखना होता था कि हम पिछले 2 घंटे में क्या फील कर रहे थे। जैसे हमने 2 घंटे का या 1 घंटे का अलार्म लगाया, और जैसे ही वो अलार्म बजता था, चाहे हम कुछ भी कर रहे होते थे, तुरंत हमें चेक करना होता था कि अभी तुरंत क्या है, क्या मेरे मन में चल रहा है, फीलिंग क्या है और किस बात को लेके है। उस वक्त कई बार तो गुस्सा आ रहा होता था, किसी से बातें कर रहे होते थे, तो तुरंत समझ में आता था कि अच्छा। जब आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को जांच करेंगे कि आपकी क्या फीलिंग और क्या विचार है, तो आपको समझ में आएगा कि सारा दिन आप कितना क्या अच्छा बोलते हैं और बुरा बोलते हैं। क्योंकि कई लोग शेयर करते हैं तो वो बोलते हैं ना कि मैं तो बुरा बोलती ही नहीं, या मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी का कुछ सोचती ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो अभी आप अवेयर नहीं है। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब पहली बात, आपने माना ही नहीं कि ये चीजें जो रायता फैला आपने क्रिएट किया है। तो जो ये बोलेगा, वो तो बोलेगा ही नहीं कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि पहली गलती माननी ही होगी कि आपके विचारों और भावनाओं के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी एंट्री नहीं हो सकती। तो मानिए, इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि आपने ही क्रिएट किया है। और जैसे ही आप ये मानते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है कि अब मुझे दोबारा वो काम नहीं करना। तो यानी जब आप इस प्रैक्टिस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जिस तरह से ब्रह्म कुमारी से कई लोग बिलोंग करते होंगे, वहां पर भी ये प्रैक्टिस दी जाती है कि हर घंटे के बाद आपको प्रेयर दी जाती है, आप वो कीजिए। यानी जो भी कुछ बाई चांस आपने नेगेटिव सोचा भी है, तो वो रिमूव हो जाएगा। हर घंटे आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रार्थना के द्वारा, उन सकारात्मक वाक्यों के द्वारा। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप थोड़े थोड़े समय के टुकड़े बनाएंगे और उन टुकड़ों में, उन खंड में आप अपनी इच्छाओं को देखेंगे कि क्या मेरी इच्छा है। मान लीजिए किसी की इच्छा है रिश्तों को बेहतर करना, लेकिन जब आप इस तरह के अलार्म लगाइए, 1 घंटे बाद देखिए, तो आप देखेंगे कि आप रिश्तों के बारे में ही कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, कितना उनकी बुराइयां कर रहे हैं। फिर अगली बार अलार्म बजेगा तो आप देखेंगे कि और दूसरी चीजों की बुराइयां कर रहे हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि एक दिन में पता नहीं आप तो कितना कुछ बोल जाते हैं, कितना कुछ सोच जाते हैं। यही खुद को चेक करने की प्रक्रिया है। जब तक हम खुद को ही नहीं चेक करेंगे, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हम सब जगह काम करने को तैयार है, पर अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं। पता नहीं इतना एफर्ट हमें क्यों लगता है। हम सबके लिए सब कुछ कर देंगे, हस्बैंड के लिए कर देंगे, बच्चों के लिए कर देंगे, पेरेंट्स के लिए कर देंगे, एक कंपनी बड़ी है वहां जॉब कर देंगे, उसके लिए भी कर देंगे, पूरा एफर्ट लगा देंगे, रात दिन कर देंगे। लेकिन जब अपनी बारी आती है, तो हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। कहीं तो ये लगता है कई बार तो कि अहंकार इतना बड़ा होता है कि मेरे में तो कमी नहीं, सुधारने की जरूरत कहाँ है। तो कई बार तो इसलिए रुक जाते हैं, और कई बार लगता है कि नहीं, मेरे से तो होगा नहीं। यानी अपने लिए तो हम बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बाकी सारे संसार के ठेकेदार बने फिरते हैं, और वो कोई फायदा नहीं है।
सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, संसार अपने आप सुधर जाएगा। कम से कम संसार में एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी ली, तो उसमें सोचे कि आपने एक कंट्रीब्यूट दे दिया अपने घर में, उस समाज में, उस देश में, कि कम से कम एक व्यक्ति तो हम जीवन में सच में वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के लायक। तो इसलिए दूसरों का छोड़ के सबसे पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और अपने जीवन के छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, घंटों में, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और चेक कीजिए आप खुद को। खुद की चेकिंग कीजिए। अभी हम दूसरों को बोलते हैं, दूसरों का आईना दिखाते हैं कि तुम्हारे में ये कमी, खुद हमें पता चलेगा कि हम कितने गलत हैं। तो इसी तरह से अब्राहम का कहना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जब आपको पता चलता है कि डिजायर तो आपने रखी है कि मुझे रिश्ते अच्छे करने, लेकिन आप देखिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर में ही उन्हीं रिश्तों को लेकर रो रहे होते हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हो, वहीं कंप्लेन कर रहे हैं, तो किस तरह से वो रिश्ते सुधरेंगे। और हम जब प्रैक्टिस कुछ करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमने की तो अच्छा किया, सीखा, वो 2 बोला, 4 बोला, या 4 बार 5 बार एफर्मेशन बोली, लेकिन जो नेगेटिव टॉक है वो आप अभी भी 500 बार बोल रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता। तो पहले तो एक इतना इकट्ठा कर रखा है, ऊपर से अभी भी हम उसमें कटौती नहीं कर रहे हैं, और अच्छा सिर्फ 5 बार बोल रहे हैं, बुरा 500 बार बोल रहे हैं, तो वो कहाँ से रिमूव होगा। और यही वो गलती है, यही एक खंडेच्छा की प्रक्रिया है कि अगर आप अपने सपनों को, अपनी चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को चेक कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने टाइम को बांटिए, और फिर देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, या जो आपकी इच्छा है उसके प्रति आप बोल रहे हैं, क्या वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, वैसी ही सोच, वैसी ही फीलिंग है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप लीकेज हो रही है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि घड़ा तो ऊपर से भरे जा रहे हैं लेकिन आपको दिख रहा है कि वो खाली हो गया, तो जरूर कोई ना कोई छेद है। और ये जो नेगेटिव बोलना, कंप्लेने करना और बुरे शब्द बोलना, बुरा फील करना, ये जो छेद है, चाहे आप कितना भी कुछ भी सीख लीजिए, कर लीजिए, वो आपको कभी भी भरा भरा हुआ घड़ा दिखाई देगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब्राहम भी कहते हैं कि दूसरे शब्दों में, मान लीजिए आप किसी वाहन पर अकेले जा रहे हैं, अभी मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं पे, आप ट्रेवल कर रहे हैं, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हम गॉसिप करते जाएं, अच्छे से बातचीत करते जाएं, तो ये सफर है बहुत आसान हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपने क्या किया, ये एक इमेजिन किया, एक थॉट, और जैसे ही आप इसको सोचा और सोचते सोचते आपको फीलिंग आने लगी कि कोई फ्रेंड होती, काश कोई ऐसा मिल जाए कि हम बैठे बातें करें और बात करते करते ये समय निकल जाए, तो कितना अच्छा हो। तो आपने एक विचार क्रिएट किया और उसको फील कर लिया। अब इस चीज को क्या किया आपने, एक्टिवेट कर दिया, वहां वहां संवेग यानी तरंगे उत्पन्न हो गई। और जब आप उस दिन तो शायद आपको कोई मिल भी जाए, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी आप ट्रेवल करेंगे तो आपको जरूर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कोई फ्रेंड मिल जाएगी, या अननोन पर्सन भी इतना मिलनसार मिल जाएगा कि आप उससे बातें करेंगे और आपको पूरे ट्रेवल के टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने वो यात्रा कर ली। तो ये देखिए, बीज कब बोया था और रिजल्ट कब मिला। तो जो आज जीवन में हो रहा है वो आज की क्रिएशन नहीं है। कई लोगों को लगता है 4 दिन क्लास लेते हो गए सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो वो जो किया हुआ है वो तो आएगा ना, आगे नहीं करना वो आपके हाथ में है। तो अभी प्रेजेंट को संभालिए, प्रेजेंट हमेशा हमारे हाथों में होता है, हम उसको संवार सकते हैं, बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पास्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। और हम करते यही है कि प्रेजेंट को छोड़ के या तो पास्ट में रह रहे होते हैं या फ्यूचर में रह रहे होते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि जो हाथ में है उसको ठीक कर लीजिए, फिर एक दिन पास्ट भी सही हो जाएगा और फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे जो पावर होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है, लेकिन हम मनुष्यों को प्रेजेंट को यूज करना ही नहीं आता। या तो हम पास्ट में जाके रो रहे होते हैं या फ्यूचर को देख के डर रहे होते हैं, और ये दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ के जहां है वहीं पे उसी समय पूरी माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें आपकी वहीं पे होनी चाहिए। जो कर रहे हैं उसी में रम जाइए कि बाहर क्या हो पता ही नहीं चले। भी मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे आसपास क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पूरा फोकस यहीं पे है। और अगर मैं किचन में होती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता होता, मुझे बस ये पता है कि खाना बनाना और आज एकदम बेस्ट बनना चाहिए। अपना कंपटीशन खुद से ही रखिए कि कल से आज बेस्ट होना चाहिए। लेकिन हम किचन में होते हैं तो फिर हम ये क्लास के बारे में सोच रहे होते हैं, क्लास में है तो अभी किचन में कुछ जल रहा होगा, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो हम करते हैं ना, तो ये हम क्या करते हैं, कहीं के भी नहीं होते हैं, ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। लेकिन जिस दिन प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो फिर आपकी जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो अपने आप आने लगेगा। क्योंकि आप जिस चीज को 100% देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपको 200 यानी 200 प्लस आपको चीजें मिलती हैं। लेकिन देते वक्त हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, होते कहीं और है, कर कुछ और रहे होते हैं। तो इसीलिए जहां पर भी होते हैं 100% उसको दीजिए और वहीं अपना फोकस लगाइए, तभी वहां से रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अब्राहम ने बताया है कि संभव है कि शुरुआत में जब आप ये खंड प्रति खंड को पहचानने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने विचारों से आपको समझ में आएगा कि आपके विचार गलत हैं, कहाँ सही है, और जो सही है धीरे धीरे आप पकड़ते जाएंगे तो आप इस तरह के संवेग उत्पन्न करेंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी तरंगे जनरेट करेंगे कि जिससे आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे आगे, और ऐसे खंड यानी आगे आगे ये जो आपका टाइम पीरियड आपने बनाया है, बार बार आपको समझ आएगा कि हाँ अब मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, अब मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है। और जैसे ही वो चेंज होगा तो फिर वो पसंद की चीजें हैं वो आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना मेहनत, तो मेहनत वर्ड जहां तक मैंने समझा है, मेहनत का मतलब है कि आप वहां पर खुश नहीं,
तो जब आपको मेहनत लगती है किसी को काम करने में, तो आपका रिजल्ट वहां नहीं आने वाला, क्योंकि आप उस काम को खिंच के कर रहे हैं, दुखी होके कर रहे हैं, वहां नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं। तो वहां आप किस तरह से उम्मीद करते हैं उस काम का रिजल्ट इतना अच्छा हो कि आप खुश हो जाएं? वहां पे पॉजिटिव, क्योंकि जो देंगे वही आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप हैं वैसी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। तो जिस काम में आपका मन नहीं लगता है, तो वो या तो करना नहीं चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हम उन जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो वो करनी है। तो कुछ आप उसमें ऐसा ढूंढिए कि आपको वहां उसमें फील आए कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। क्योंकि कई काम होते हैं लाइफ में कि हम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दें, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो कुछ ढूंढिए कि वो एक चीज ही आपको खुशी दे दे, कि जो आपको खींच होती थी वो रुक जाए, और उस एक खुशी के कारण आप उस काम को बहुत अच्छे से कर ले। कुछ ना कुछ ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। और ये चीजें मैं किताबों में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि अब पहले जब पास्ट में कुछ ऐसे काम होते थे जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों में से कुछ अच्छा ढूंढ लेती थी, क्योंकि करना तो है ही, रोके करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा ढूंढ ले। तो उसमें कुछ अच्छा ऐसा ढूंढती थी कि मैं ये नहीं सोचती थी कि ये काम मुझे जबरदस्ती करना है, मैं ये सोचती थी कि मेरा इसमें ये फायदा है, मैं तो इसलिए कर रही हूँ। तो उस फायदे पे फोकस करती थी, तो वो काम थोड़ा ईजी हो जाता था। तो आज बुक से पता चल रहा है कि मैं सही थी। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कि कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। तो हमें ये चीजें किताबों से होता है तो थोड़े और क्लियरिटी आ जाती है, बाकी की कुछ चीजें तो हम पहले से भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए आज इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाकी का कल करेंगे। तो आई होप अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने बहुत अच्छे से रीड किया। और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जितने पेशेंस से मुझे सुना। थैंक यू सो मच। काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। हाँ थैंक यू। जी, दीदी। यहाँ से आप लोगों को, हाँ जी, और क्या मतलब? हाँ जी, दो चार क्वेश्चन किसी ने डाले थे, क्या किसी को जानना है और क्या आपने पूछना है बताइए। अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, 15 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी। तो अभी किसी ने डाला था तो वो बता दीजिए। सीमा जी ने डाला था शायद, क्या डाला था, आप क्या पूछना चाहते हो? और सीता जी ने डाला था। हाँ जी, अंजलि जी आप क्या पूछना चाहते हो? दीदी जैसे एक आपने एग्जांपल दिया ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका है कि एक ही घंटे बाद उनको प्रेयर दिया जाता है। तो मान लो हम्म। कभी हमारे मन में से कई निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या हम हम्म। अफर्मेशन बोल सकते हैं एक एक घंटे में, या उसका कोई टाइम लिमिट होता है, 2 ही बार बोलना है, 3 बार नहीं, बोलना कोई नहीं, अपने में इजी रहिए। मेन मतलब फोकस क्या है कि हम अपना फोकस अब अपने ऊपर ला रहे हैं, कि 1 घंटे है? में, अभी जैसे हमने ये प्रैक्टिस की थी तो 1-1 घंटे का अलार्म लगाया था। अब कई बार तो सो रहे होते होते, कभी कई बार तो मैं बच्चों को ही चिल्ला रही होती थी, कई बार किचन में हो रही होती थी, कई बार बातें कर रही होती थी या चुप भी होती थी। तो कई बार अलार्म बजता था ना, तो उस टाइम नेगेटिव फीलिंग होती थी, तो तुरंत रिकॉग्नाइज होता था कि अलार्म बजते, तो फिर चेक करना होता है ना, ऐसे तो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता सब कुछ। तो अलार्म बजते ही ये चेक करना होता था कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। तो जैसे ही वो अलार्म बजता था तो मैं सोचती थी और फील आता था कि अच्छा ये फील कर रही हूँ, तब मुझे रियलाइज होता था कि अभी मैं नेगेटिव हूँ। वरना तो जाए जा रही थी, पता नहीं पिछले घंटे से शायद मैं 1 घंटे से सोच रही हूँ और पता ही नहीं था। तब मुझे समझ आता कि अच्छा ये फीलिंग अच्छी नहीं है, या मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ या मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको शिफ्ट करो। तो फिर मैं अपने मूड को शिफ्ट करती थी। तो ये तो आपके ऊपर है। या तो आप मेडिटेशन, सॉरी, एफर्मेशन बोलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। देखिए मूड शिफ्टर सबका अलग अलग है। अभी मैं आपको बोलूं कि डांस करो, तो मे भी किसी को डांस करना नहीं अच्छा लगता, किसी को गाना ही गाना अच्छा लगता है या गाना सुनना अच्छा लगता है। अब वो मूड शिफ्टर सबके अलग अलग होंगे, वो आप लोगों को खुद के ढूंढने हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। हाँ, तो कुछ चीजें ओके। तो ऐसी होती है कि आपको थोड़ा उनके लिए जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग पसंद है और किचन में खाना बना रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है या अच्छा फील नहीं हो, तो अब आप उसको छोड़ के नहीं बना सकते, पेंटिंग बनाने नहीं बैठेंगे। तो छोटी छोटी ऐसी इजी चीजें रखिए जो हैंडी हो, कि आप कहीं पे भी हो, मूड खराब हो, आप अपना मूड ठीक कर ले। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ही ढूंढनी होंगी। और ओके। इसी को कहा जाता है मेहनत। और कोई मेहनत नहीं है, जीवन जीने में यही मेहनत लगती है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, सीमा जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम है, नमस्ते। आपने बोला है ना कि क्लास में हमें भी अच्छा लगा है कि कोई दुख मतलब कि तकलीफ लोग बताते हैं तो उसका कोई एक नाम मतलब कि दे दीजिए आप लोग मतलब कि नाम। सच में यही अच्छा रहेगा। तो हाँ, हमारे क्योंकि मैं देखती हूँ शेयरिंग हाँ करते जी। हैं तो उस चीज का नाम लेते हैं, और जब किसी को वो हम्म। दिक्कत होती है तो फिर वो चीज अपनी भी याद आ जाती है। आज मॉर्निंग में शेयरिंग की थी किसी ने, उन्होंने बताया तो वो दिक्कत मुझे होती थी, जैसे ही उन्होंने बोला ना मेरे अंदर फट से बटन दब गया, क्लिक होने लगा। तो उस दिन अब मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो अभी अगर मैं कुछ नाम नाम कोई सजेस्ट करेगा? कल्ची ने हाँ तो बताया था मैम मुझे, क्या नाम बताया था? मैम है कल्ची कि सजेस्ट हमारे करो। हाँ। हमारे मतलब दिमाग में आ रहा है कि बुलबुले मतलब अच्छा रहेगा।
जैसे बुलबुला जो है उठता है पानी में और थोड़े देर बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज चलिए नाम हम लोग इसको देख मतलब कि ये तुरंत जो कुछ भी तकलीफ बीमारी जो आए वो जैसे हाँ आता है तुरंत खत्म हो जाए, बुलबुले की हाँ। तरह। ये चलिए तो ये रख लीजिए जिस तरह से जो कंफर्टेबल है, कि जिसको सुन के हंसी आए, कि हम उस चीज को हाँ हंसने में टाल दें और वो फीलिंग जुड़ने ही ना पाए जो उसका नाम लेने से जुड़ती है। अभी जी एक दिन जी पलछिन ने भी जी मुझे मैम। बताया था कुछ, मेरे को ध्यान नहीं है, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। पलछिन हो क्लास जी में? मैम। तो तभी मैंने कहा सभी अपना अपना सजेस्ट कीजिए, जो सब एग्री होंगे तो हम वही रख देंगे। पलचिन मेरी वही सारी है, मैं भी लग रहा है वो क्लास छोड़ के चली गई। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप यही रख लीजिए, जो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि फिर इससे क्या होगा ना, कि हमारा बार बार अवेयर रहेंगे कि इसका नाम मुझे ये रखना है, तो फिर आप वो बात बोल ही नहीं पाएंगे कि जो आपको उस शब्दों का यूज ही नहीं होगा। तो चलिए, जी थैंक यू जी सो मच मैम। सजेस्ट करने ओके के मैम। हाँ मैंने मतलब लिए। कुछ ना अलग नाम कुछ हाँ उसका। बिल्कुल। हाँ जी। जी। थैंक यू जी। हाँ जी ललिता जी। हेलो दी। हाँ जी बोलिए। दी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे को ना थोड़ी सी जो नाइट आता है ना वीडियो, हम्म। उसमें ना मेरे को 2 दिन से हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है दी। मतलब क्या, मैं समझी वीडियो नहीं, क्या अब बोल रहे हो आप? नहीं, मतलब जो रात में जो अपन का होता है ना, ग्रेटिट्यूड हाँ अफर्मेशन और मेडिटेशन के लिए हम लोग रात को हाँ क्लास हाँ लेते हैं, उसमें मेरे को ना 2 दिन हाँ। से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मतलब कनेक्ट हो जाती हूँ पहले से, उसके बाद ना अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, बार बार तो बार मैं बार यूट्यूब का भी तो लिंक डालती हूँ ना, आप लाइव से ज्वाइन कर लो। जी जूम पे नहीं होता तो यूट्यूब लाइव से ज्वाइन कर लो। यूट्यूब से भी करके देखी हूँ दी, मतलब हो ही नहीं रहा है। मतलब पहले दिन मेरे को लगा कि मतलब इसके नाम से हो रहा होगा करके, उसके बाद ना आज फिर वही प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं मतलब इधर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कब मतलब कर रहे इतने हो दिन आप, से अभी रात को कर रहे हो या मॉर्निंग में? रात का बोल रही हूँ दी, रात का। सुबह तो दिन रात भर की क्लास ठीक तो रात चलता की है, है। लेकिन उसी लिंक को आप कब यूज कर रहे हो? नहीं, रात ही को करती हूँ मैं। तो रात ही फिर को जब सबकी जुड़ करती हूँ ना जाती तो है वो फिर। या तो आप जूम पे ही लो, अभी जैसे क्लास पे जुड़े हुए हैं, तो जूम पे ले लो। जूम पे बाकी लोग तो लेती हूँ जुड़ दी, रहे हैं। लेकिन देखिए उतना मैं मतलब फर्स्ट डे से ही मैं कर रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं 2 दिन हो गया मेरे को इसमें ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन से हो रही है बस। बाकी या ऐसा तो कुछ आप भी अपने प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं। को चेक कीजिए, क्योंकि मैं तो खुद दूसरे फोन से अपना जोड़ के देखती हूँ कि यूट्यूब पे सही चल रहा है नहीं है। तो जुड़ रहा है वहां पे, तो यूट्यूब पे तो बाकी लोगों की भी जुड़ रही है। हाँ मे भी जूम पे हो सकता है, क्योंकि जब 100 हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन आप वहां से यूट्यूब से जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। मेरे बाकी को लोगों का फर्स्ट तो डे, जुड़ रहा है। हाँ कल के डेट में मेरे को लगा कि हो सकता है कि मैं लेट हो गई हूँ घूम करके, लेकिन आज हम्म। की रात में मैं उससे पहले कनेक्ट हो गई थी, जब 100 हुआ नहीं था। उसके हाँ बाद भी मतलब कनेक्ट होने के बाद ना, मतलब बार बार वो डिस्कनेक्ट हो हाँ, के तो फिर वो मैं। फिर आपका नेटवर्क इश्यू चल रहा है। बीच में मेरी भी तो आज क्लास चली गई ना, तो वो नेटवर्क की वजह से होता है। तो देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, अभी नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके जी लिए तो आप नेटवर्क की तारीफ कीजिए, ब्लेस कीजिए। क्योंकि हम बहुत कंप्लेने कर देते हैं, क्योंकि उसी वक्त जुड़ता है तब तो हमें दिखता नहीं है, हटता है तो हम बोल देते हैं। यही चीजें तो हमारे अंदर कमियां हैं, इसी को तो निकालना है। तो जी जितने देर क्लास ली है उसके लिए उसको थैंक यू बोलिए, तो फिर अब वो फिर साथ देगा आपको, फिर क्लास जुड़ेगी। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी। हाँ जी अनुपमा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आप कह रही थी कि वो जो बताइए आप आज उसमें कि हमारा ध्यान उसी पे रहता है कि देखो आज क्या टोंट मारा जाता है, आज क्या ताना मारा है, आज देखो क्या होता है। तो सच में कुछ चीजें ऐसे होती है तो उसको कैसे वहां से हटे किस चीज का मतलब, कि मुझे क्लियर, मतलब आपकी हर वॉइस दिन भी एक क्लियर नहीं टेंशन आ रही। बना रहता आपने है कि लीड देखो आज लगाई है क्या? आपने लीड लगाई है तो लीड हटा क्या मैम। हटा दीजिए, वरना पता नहीं झिनझिन की आवाज आती है, मुझे क्लियर नहीं सुनाई। हाँ मैम। तो और नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत ना। कह रही हूँ कि हाँ जैसे आपने चलिए, कोई बताया ना नहीं, आज अब आ रही वाले है चैप्टर बोलिए। में था कि हाँ कि हमारे यहाँ मतलब हमारी इर्द गिर्द जैसे हाँ हमको लगता है कि देखो आज क्या टोन मारा जाता है, आज क्या सुनने को मिलता है। तो सच में हाँ। ऐसा हो रहा है इसमें, तो उससे कैसे हटे। इससे हटने का यही और तरीका दिमाग में है चलता रहता कि है, जब देखो आप आज क्या पहले ही होता है। सोचते हैं कि सामने वाला आज ऐसा बोलेगा, यानी कल कुछ बोला तो आज क्या बोलेगा, यानी आप पहले उसको उकसा रहे हैं कि अच्छा कल तो बोला था, अब आज क्या बोलोगे, मैं तैयार हूँ। ये चीज मैं भी करती थी।
तो सामने वाला नहीं करता है, सामने वाले को आप हाँ, बुलवाते हैं, आप और गुस्साते फिर हैं, जैसे तो लगता अपने है कि विचारों को बदलिए। गलती भी नहीं है और गलती भी नहीं है और आप नाम भी आ अपने जाता है, विचारों तब को बदलिए तब फिर। बुरा लगता है कि अरे मतलब ये क्या। हाँ, तो वो सामने वाला कुछ नहीं बोलता ना, आप तो बुलवाने के लिए, अभी जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, तो अभी आप आज क्या सोचेंगे कि कल ऐसा बोला था, आज पता नहीं क्या बोलेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा नहीं, लेकिन आप उसको उकसा रही हैं और फिर वो बोलेगा, और फिर आपको लगता है कि देखा बोल रहा है, तो अभी आप ऐसा सोचिए कि सामने वाला मेरी तारीफ करेगा। अब यही तो दिमाग को हैक करना है ना। अभी वो सामने वाला कुछ बुराई कर रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो अब आप बार बार बोलिए कि नहीं, मैं तो जहां जिससे मिलती हूँ हर कोई मेरी तारीफ करता है। यही तो एफर्मेशन है कि जो चीज आज समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, उसको पॉजिटिव बनाइए। तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको कोई नेगेटिव बोले और फिर आप हर्ट होंगे, तो आप ऐसा भी तो सोच सकती है ना कि सामने वाला आपका तारीफ ही कर दे। तो अब आपको ये अब खुद के अपने दिमाग को बार बार बोलना होगा कि जो भी मिलता है मेरी तो तारीफ करता है, और एक बार तो झूठ लगेगा, लेकिन बार बार इसको बोलते रहेंगे तो वो सच बन जाएगा। या फिर पास्ट में थैंक यू किसी ने मैम। तारीफ की ये थी तो उसी एक बात को लेके याद करते रहिए, मैम क्योंकि आज के तारीफ चैप्टर में बोला जो मेरे चाहिए साथ वहां फोकस मुझसे कीजिए। सभी लोग तारीफ करते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक इंसान ऐसा है जिसको मुझसे प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि सब लोग इससे हाँ, तो क्यों उसको इतना खुश छोड़ दीजिए, रहते फिर हैं, वहां सब से अपना इससे क्यों ध्यान बात हटा लीजिए। करते हैं। आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर है, क्योंकि हमारी यही तो गंदी आदत है ना कि मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, अभी मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, मान लीजिए ये कॉपी है मेरे पास, ये यहाँ पे तो देखिए लाइन बनी हुई है, बट इसको इमेजिन कीजिए कि ये व्हाइट पेज है, बिल्कुल व्हाइट है, यस क्लियर मैम। है, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अभी मैं हाँ, किसी को भी ये यस दिखाऊंगी मैम। ना, सबको ये डॉट दिखेगा। अब इतना बड़ा स्पेस व्हाइट है, वो किसी को नहीं दिख रहा, पर हमें ये डॉट दिखाई देता है। किसी को भी पूछो तो यही बोलेगा एक डॉट लगा है। तो आपके साथ क्या हो रहा हाँ, है, इतने सारे अच्छे लोग हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस वहां नहीं है, एक आपकी बुराई कर रहा है, आपका फोकस वही है। और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सारे डॉट इस पेज पे बढ़ा लेंगे। तो यही हमें सिखाया नहीं गया है, यही चीज हटानी है कि जो लोग तारीफ करते हैं अपना फोकस उनके ऊपर लेके जाइए, जो ये तारीफ नहीं कर रहा है इसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप गलत व्यक्ति से गलत चीज मांग रहे हैं, वो उसके पास नहीं है, तो आपको कहाँ से देंगे। अभी आप सोचिए यस मैम। कि जा मतलब रहे वो हैं, इनडायरेक्टली भी मुझे सुनाती रहती है, लोग फोन पे भी नहीं सुनाती, तो आपका दूसरों से बात फोकस वही करेगी है तो ना, मुझे। वो तो सुनाएंगी, आप सोच ही वही रहे हैं, सारा दिन आपके दिमाग में वही कन्वर्सेशन चलती है, तो वहां से फोकस हटाइए, वहां से फोकस मुझे भी हटाइए ऐसे ही और लग रहा है अपना मैम, लग रहा है और किसी स्ट्रेस चीज पे ज्यादा काम ही हो लगाइए। गया है। हाँ, क्योंकि होता है सबके साथ, यही होता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में यही पैटर्न बना हुआ है। अभी या तो आप कुछ जो काम करते हैं वहां फोकस लगाइए, कोई अपने गोल बनाइए, ये अब जिस तरह से क्लासेस में मैम आते हैं तो पढ़ाई कर सीखिए रही हूँ, यहाँ से। तैयारी कर रही हूँ, तो तैयारी में कर रही हूँ, मेरा तो तैयारी पे ही ध्यान है। हाँ, तो आप लेकिन अपनी जब ऐसे पढ़ाई ऐसे पे फोकस कॉल कीजिए फिर। रहती है ना, तो फिर दिमाग में चलने लगता है। नहीं, वो आप आपके हाथ में है वो हटाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, हट जाएगा। क्योंकि कोई भी आपके जीवन में बिना आपकी एंट्री के नहीं आ सकता, और जहाँ ज्यादा ध्यान देंगी तो वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपके हाथ में है कि वो चीजों को आप हटा सकते हैं, कम कर सकते हाँ, ये यस मैम। क्लास में ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा फोकस शायद वहाँ ज्यादा है, इसीलिए हैं। इस बिल्कुल, हफ्ते में ज्यादा हो तभी तो गया वो है बढ़ इस रहा है तरह। ना। हाँ, हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू जी। नीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं वो उसका कोड बताना चाह रही थी, जिसमें जैसे कोई रिश्ता खराब है या पैसे की दिक्कत है, कुछ भी है, तो हम ऐसे कह हम्म। सकते हैं कि मेरे तो तोते उड़ गए। कुछ हाँ, मजाक बहुत। हो गया, मेरे तो हाँ, तोते उड़े हुए हैं। ये भी मैम ये बोल अच्छा सकते हैं। था? अच्छा तो है, लेकिन बाकी देखिए कि इसको बोलते हुए अच्छा लग रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि तोते उड़ना भी एक अच्छा। तरह से कि अच्छी हाँ चीज नहीं है, ये है ना। हाँ हमें वो हाँ, भी तो हाँ। देखना है, एंटरटेनमेंट के साथ हमें पॉजिटिव वाइब्स भी आनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द बोल रहे हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसी को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा। वो क्योंकि सही है हमें मैम। पॉजिटिव भी बुलबुले लगना चाहिए। ठीक है ठीक बुलबुले है। सुन के ना वो मीठा हो जाए। तो चलिए, आज का यही होमवर्क रहेगा, सभी कुछ कुछ सोच के आएंगे, और जिसके लिए सभी एग्री होंगे तो उसी का हम नाम रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू जी, सो मच प्रिया मैम। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट यू मैम। मैम हाँ। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड मेरे को इवनिंग। ये एक चीज पूछनी थी बस, है ना। एक मतलब मेरा बेटा है ना, बस उसी से मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि वो पता नहीं क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करता है। वो सिर्फ कुत्तों का ही बिजनेस करना चाहता है 16 साल का। मैं कह रही हूँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई उसको करनी नहीं है। हमने उसका साथ भी बहुत दिया 3 साल तक, मगर वो लॉस में ही जाता जा रहा है, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता। और मैं ये इतने प्यार से मतलब सभी चीजें समझाती हूँ उसको, अच्छा बुरा सब चीजें,
बट उसको पता नहीं क्यों और बहुत समझ मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है कि बस बस, जैसे रात को 2-2 बजे तक सोता नहीं है, सुबह देर देर से उठता है, 11 बजे तक उठता है। तो उसको कैसे सुधारूं? मैं तो यूनिवर्स से भी बोल बोल के थक गई कि अब उसको आप ये जो ऐसा। वो बच्चा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी हैबिट जो ये बनी हुई है, आसपास के लोगों में भी ये आदतें होंगी। मे भी आप करती होंगे, आपके हस्बैंड करते होंगे, आसपास कोई ना कोई तो करता नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो बिना देखे सीखेंगे नहीं। या तो घर में सीखते हैं नहीं, या वो बाहर से। अपने आप से, अपना उसका फ्रेंड था एक, उससे देख के तो बस वो उसके बाद से खुद ही कर रहा है बिजनेस ये। हाँ, तो मैंने बोला ना, वो देख के सीखा, वो फ्रेंड तक भी पहुंचा, तो ये आपकी लापरवाही है ना। वो फ्रेंड के पास डिपेंडेंट हुआ, वो वहां जा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास से वो चीजें उसको नहीं मिल रही हैं। नहीं तो तो मैडम, मैं तो ये चाह रही थी ना, वेटरनरी कॉलेज पास है तो हर एक इंसान मतलब अपने बच्चे को, अपन तो सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा, मुझे क्या पता था ये वो बन जाएगा। हाँ, तो आप वही उसको बनाने की कोशिश कर रही है ना, तभी तो वो नहीं बन रहा। हमें बनाना नहीं है। अभी एक, जिस तरह से एक माली होता है, वो पौधों की केयर करता है। अभी हमें पेरेंटिंग में 4-5 तरह के पेरेंट्स बताए थे कि एक पेरेंट्स होते हैं कि वो अपनी मर्जी का पेड़ बनाना चाहते हैं, और एक माली वो है कि जो पौधे तो लगा दिए, उसका काम सिर्फ उसको सींचना, उसकी केयर करना, बस उसका एक एम और एक ये विश्वास होता है कि ये पौधा खिलखिला उठे, वो पौधा फूलों से, उसके फलों से भर जाए, मेरा काम इतना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माली बन गए कि पौधे भी हम मर्जी के लगाएंगे, पेड़ भी मेरी मर्जी का, फल भी मेरी मर्जी के, और सब कुछ उसकी लंबाई चौड़ाई मेरी मर्जी के। अब वो चीज होती तो वो पौधा फिर ये चीजें नहीं, वो तो उगेगा ही नहीं फिर। तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाह रही हैं, तो वो होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप ही देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपको जिस तरह से मॉडिफाई करते हैं, आप हो जाती हैं। अपने ऊपर लगा के देखिए। वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहते हैं और उसी की वजह से पहले मेरी बात मानता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। हाँ, तो मतलब आपके ये है साथ ना। दिक्कत ये है कि बात माने नहीं मानेंगे। वो अलग सोल है, आप अलग सोल है, उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। हम पेरेंट्स होके ये हक जताते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। तो अभी पहले तो अपने आप से ही पूछेंगे, पहले मैं भी यही करती थी, तो मैंने ये सोचा कि बच्चा नहीं मान रहा है, तो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो वो सीधा सीधी बता रही है कि आपके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, आपने कुछ उखाड़ के नहीं दिखाया है। अभी मैंने अपने आप से यही बोला कि मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो इसको मैं समझाने जा रही हूँ, वो क्यों माने मेरी बात। आप यहाँ क्लास में आए, कुछ तो आपको मेरे में दिख रहा होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा है, तभी आप बैठे हैं। तो बच्चे आपकी बात क्यों माने, अपने आप से पूछिए कि आपने उनको, इसका मतलब वो नहीं मान रहे, तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत समझदार हूँ, उसको आपके अंदर कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही। मैं ये एक उदाहरण देती हूँ कि जब बच्चों को, अगर आप 10 आदमियों को, सक्सेसफुल 10 आदमियों की फोटो के साथ अपनी फोटो रखते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इसमें से तुम किसके जैसा बनना चाहोगे, तो वो पेरेंट्स की फोटो को देखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब आपको अपनी, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और अपने ऊपर काम करेंगे तो एक दिन वो बच्चा आपकी कही हुई है हर एक बात को मानेगा। आज नहीं मान रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको सुधार की जरूरत है। लेकिन हम भारत वालों को तो पेरेंट्स बनते के साथ लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड है, हम ज्ञानी है। और यही दिक्कत है कि बच्चों में दिक्कत आती है फिर। और वो बच्चे, आप जबरदस्ती करते हैं कि उसको कुछ बोलेंगे मैं सही हूँ, और वो बच्चा फिर अपनी बात बोल ही नहीं पाता, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो पेरेंट्स से कटना शुरू कर देता है, फिर वो चीजें बाहर ढूंढता है। अब बाहर उसको लोग अच्छे मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, और वो उन चीजों को अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो घर से खाली होके गया। तो एज ए पेरेंट्स पहले आपको उसकी इमोशनल नीड को पूरा करना है। इमोशनल नीड पूरी कहाँ से होगी, जब हम अपनी उम्मीदें खुद लगा के बैठे हैं। तो अभी आपको लेने वाली ये, वो क्या बनेगा क्या नहीं उसको छोड़िए, पहले उसको इमोशनली उससे कांटेक्ट कीजिए। उसकी उसकी इमोशनल को जानिए। ऐसा नहीं कि जो उसने मांगा वो आपने ला के दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं। इमोशनली वो क्या चाहता है, वो आप एज अ मदर होके उसके साथ टाइम बिताएंगी तो आपको पता चलेगा। और जब आप इमोशनली कनेक्शन बिठाएंगी तो वो हर एक बात आपके साथ शेयर करेगा, फिर आप कुछ सजेस्ट करेंगे तो वो मानेगा। लेकिन अभी आप क्या कर रही हैं, भौतिक चीजों को, यानी मेटेरियलिस्टिक चीजों को दे रही हैं, और आपको लग रहा है कि हम उसकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, और वो उस बच्चे की मेंटल नीड अभी पूरी नहीं हो रही है, वो उसको बाहर जाना पड़ रहा है। तो बाहर तो फिर पता है समाज में कैसे कैसे भी लोग मिल सकते हैं, और उसको अभी पता भी नहीं है। तभी इस तरह के बच्चे फिर वो गलत आदतें सीखते हैं। तो अभी जो ये हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी नीड घर में पूरी नहीं हुई, तभी वो बाहर कर रहा है। तो अभी आपको सबसे पहले उससे कनेक्ट होने के में टाइम लगेगा, उससे कनेक्ट होइए, उससे बातें कीजिए। वो क्या अभी आप बोलना बंद कीजिए, सिर्फ सुनना शुरू कीजिए। सुनेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। लेकिन अभी आप क्या करती होंगी, ऐसा करो, तो तो वो मैं करो, वो नहीं समझेगी। तो मैडम, मैम वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता ना, घर जैसे गंदा कर देगा, कुत्तों से चिपक के आएगा, उसके पूरे बाल पूरे बेड पे लगा देगा, इस पे लगा देगा, तो वो मुझे ही उकसाता है फिर। हाँ, तो मैं वही उसको है ना, वो आपकी मतलब इग्नोर आपके करने की साथ है कोशिश भी कि आपकी उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर रहा है, तो इरिटेशन आपको हो रही है। तो अभी आप सोचिए, एज अ मदर आपको इरिटेशन हो रही है, तो अभी देखिए सफाई तो आपको करनी ही पड़ती है, लेकिन एक दिन उसके साथ बच्चे बन के देखिए, आप सेल्फ लव में हो। आई थिंक आप नहीं हो सेल्फ लव में, नहीं हो ना। क्यों नहीं हूँ मैम? हाँ, तो सेल्फ लव में आज इनर चाइल्ड के साथ मिलना था। अगर आप उसकी हरकतों के साथ एक दिन उसी के साथ इन्वॉल्व होके देखे, तब आपको देखिए कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। जो वो हरकतें करता है, आप भी खुद उसको करके देखिए।
तो जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो गलत नहीं है। हम ही इतने ज्यादा इस दुनिया से कट गए हैं कि ये छोटी छोटी हरकतें हमें समझ नहीं आती है। तो अभी आप सेल्फ लव करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती हैं, क्योंकि अभी आप अपने आप को नहीं जान पाई तो दूसरों को क्या बताएंगे। यही तो है, हमें खुद को नहीं पता कि हम कौन है। और फिर हम चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता हमें लग रहा है हम बच्चों को दे रहे हैं, पर बच्चों को नहीं मिल रहा है वो, तभी तो वो बाहर जा रहे हैं। बाहर का रास्ता बच्चे क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि मेंटल नीड, इमोशनल नीड पूरी नहीं कर पाते पेरेंट्स। उनको लगता है कि हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ियां दे दी, फोन दे दिया, बस हम तो बहुत बेटर कर रहे हैं। ये नहीं चाहिए उनको। पहले हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, लेकिन हमारी इमोशनल नीड कंप्लीट होती थी। हम अपने पेरेंट्स के सामने, पहले जमाने में पेरेंट्स पिटाई भी कर देते थे इतने बड़े बड़े बच्चों की, लेकिन फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आज के बच्चों को क्या हो रखा है, पेरेंट्स को बोलते हुए भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि उन बच्चों की इमोशनल नीड कंप्लीट ही नहीं हुई है। अभी वो उन बच्चों के अंदर इतनी वीकनेस है। वो क्यों है? वो हमारी वजह से है, क्योंकि हम अपने आपाधापी में, कमाने में, उनको वो चीजें प्रोवाइड कराने में ही लगे रहते हैं। बच्चे क्या है हमें नहीं पता, हम उनको बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, वो बच्चे हैं। एक बार अपना बचपन याद कीजिए और सोच के देखिए कि जो जो आप उसको दे रही हैं वो आपको मिले, लेकिन वो प्यार ना मिले तो वो सब बेमाने हो जाता है। तो ये फीलिंग की बातें हैं, ये दिल की बातें हैं। तो वो जो कर रहा है उसके लिए जो बेटर होगा अपने आप मिल जाएगा। एज अ मदर आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अभी वो जो कर रहा है आप भी वही करिए, उसके साथ एंगेज होइए, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, तब वो अंदर, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताएगा, फिर वहां से सोल्यूशन निकलेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। फिर मैडम वो क्या करता है, मेरे पर्स से पैसे चुरा के और वो कुत्ते खरीद लेता है दूसरे। ये सब चीजें मैंने सारी चीजें कर ली। मैंने भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी मैम, उसके अकॉर्डिंग भी करी। 4 साल से मैं ये वाला जो जैसा भी एलो है, तो अभी से मैंने अभी स्टार्ट किया है। पहले हम्म। जैसे क्रिस्टल्स का सेल्फ हीलिंग वगैरह मैं करती थी मैम, तो उससे मगर वो हम्म। समझ ही नहीं आ रहा मेरे को उसका। और अभी नहीं, जैसे इसका उसकी यही रास्ता है। आप अपने बच्चे के दिल तक अभी भी नहीं पहुंची हैं। पढ़ना अलग हम्म होता है, अप्लाई करना अलग होता है। आप हुडा ब्यूटी का ले आइए, मैक का फाउंडेशन ले आइए, रखा है, पर जब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान और मेकअप एक जैसे होते हैं, जब तक अप्लाई नहीं हुआ तो पता नहीं चलता है कि आपने वो लगाया है। तो आपने में भी कुछ भी बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने, मुझे नहीं पता कहाँ मिस्टेक हो रही है, पर आप अभी भी अपने बच्चे के दिल तक नहीं पहुंचे। जिस दिन दिल तक पहुंच जाएंगे तो आपको कोई फॉल्ट, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, उसकी जरूर कोई ना कोई ऐसी इमोशनल, कोई मेंटल उसकी नीड है जो उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, तभी वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसको आप मुंह से कितना भी बोल लीजिए वो नहीं मानेगा। अब तक आपने बहुत किया भी होगा, लेकिन वो नहीं मानेगा। हम होता है बोलता है ये। 7 लाख के कुत्ते चाहिए मेरे को, ये चाहिए। अब कहाँ से पर लाके दे 7 लाख का कुत्ता मैडम, बड़ी बात है। तो वो उसको बोलिए ना कि तुम कमाओ और लेके आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाँच हम पाँच सौ काम रुपए नहीं करेंगे। कमाने के लिए तो सुबह से शाम लगा देता है, कहाँ से कर लेगा मैम? आप खुद सोचिए। हम उसको यही अभी देखिए, समझाते आप हैं। ही अपने बच्चों पे डाउट कर रहे हैं। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप बोल रहे हैं मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो वो आपने बस की, आपने लिया, कुछ सीखा नहीं। ये पता है आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। मे भी आपको पता हो, आपने ये सब इतना कुछ पढ़ा है। फिर तो क्या हाँ उनको बोल के निकाला था कि आपका बच्चा इतना मूर्ख है, हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा। और उसकी मम्मी ने किस तरह से उस बच्चे को टैकल किया, कि वो क्या बोला कि तुम उस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो, वो तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम इतने ब्रिलियंट हो। और ये बात हम्म पूरे जीवन उस बच्चे को पता नहीं चलने दी। ये है चाइल्ड साइकोलॉजी। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से होता है। अभी आप खुद अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि वो 500 कमाता है, 7 लाख कहाँ से कमाएगा? और जीवन में कई लोग ऐसे हैं, करो, मैं एज अ लेडीज मैं खुद इतने कमाती हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों को ऐसा कभी बोलूंगी कि तुम नहीं कर पाओगे? बल्कि जो वो नहीं कर पाए तो भी आपको अप्रिशिएट करना है कि तुम कर पाओगे, वो सारी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स। डॉग्स के लिए कह रही हूँ मैं, नहीं, और वो कुछ। चीजें भी निकल जाएगी। वो कहीं ना कहीं उसका इमोशन, उसको वहां जो चीज उसको आप लोगों से नहीं मिल रही है वो डॉग से। अभी कई लोगों को फोन से, बच्चे फोन से एडिक्ट होते हैं, कई लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। अब वो देखो, सबकी अपनी अपनी मेंटल नीड है। मे बी उसको डॉग से वो चीजें, फीलिंग, या उसको जो हार्मोन रिलीज करवाना है हमारी बॉडी में, एक चीज जैसे कहते हैं ना लत लग जाना, तो बॉडी में हमें लत लग जाती है कि हमें वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, चैन नहीं होता। अब या तो वो आप एज ए पेरेंट्स उसको दें, और नहीं तो वो तो बाहर ढूंढेगा। अभी उसको कुत्तों से मिल रहा है तो आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप उसे, मैं तो बोल रही हूँ ना, रास्ता यही है। बाकी आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है। जब तक आप उसके दिल में एंटर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके दिल में क्या चलता है। फॉल्ट वहीं पे है। तो उस फॉल्ट को पकड़ने के लिए आपको एक बार अपने बिहेव को साइड रखना होगा, एज अ चाइल्ड सोचना होगा, एक बच्चे की तरह सोचना होगा। अभी आपका दिमाग माँ की तरह चल रहा है, बड़ों की तरह चल रहा है, तो बच्चों के साथ अभी सोचिए, उसकी एज आपकी एज में डिफरेंस है। तो अभी आप उस, अब अपने आप को सोचिए, आप उस एज में थी तो इतनी समझदार थी जितनी आज आप हैं, इतना ज्ञान था जो आज आप हैं नहीं है। हम यही तो करते हैं ना अपने औहदे को। क्या अभी देखिए, आप कहाँ खड़ी हैं, वो कहाँ खड़ा है, अब आप बातें कर रहे हैं तो आपके डिफरेंस तो आएगा ना। और जब आप उसके लेवल पे नीचे आएंगी तो आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो अभी आपको बच्चा बनना होगा।
तो आप अभी समझदारी से बातें करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं है। चलिए जी, ठीक है मैम। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। हाँ जी मोनिका जी, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी, जय श्री राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे, बोलिए। मैम आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। ये सारी 1 बाय 1 अपलोड करने वाली हूँ मैं, बस 2-4 की हैं, बाकी सारी फिर हो जाएंगी। 1-2 दिन लगेंगे, लगी हुई हूँ मैं काम पे, मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज नेहा जी आप कहाँ जा रहे हो? बड़े चमक रहे हो आज, सच में बिल्कुल हीरोइन लग रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं, चलिए, घर पे ही हूँ। आज ऐसे मन किया कुछ करने का तो। बहुत अच्छे। अपने आप से प्यारी इतना हो गया, करे क्या। हाँ, आपने ही करा दिया ना। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए 10 बजे की क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम दीदी।